होती है कि जिधर लोग नज़र आने चाहिए वहाँ नहीं आए और जिधर नहीं आने चाहिए वहाँ आ गए। तो मेरा ख्याल था कि जो सीनियर बच्चे हैं वो तो अब कहेंगे कि बस अब हमारे अल्लाह अल्लाह करने के दिन आ गए, हम तो घर बैठ के तैयारी करेंगे, हमें क्यों बुला रहे हैं रिवीजन क्लास के लिए। लेकिन अच्छा लगा, आज कल की निस्बत थोड़ी सी बेहतर तादाद नज़र आई। मतलब असल सक्सेस होगी जब उस बेंच तक कहानी जाएगी, ताकि कम से कम कोई बैठ के बताए तो सही कि बेंच अच्छे बने नहीं बने, हमारा मतलब फीडबैक जो है वो थोड़ा सा आ सके। आ रहे हैं जी लोग, आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। चैप्टर थोड़ा सा इन्होंने जज्बात में दूसरा वाला निकाला हुआ है, दोनों ही निकाले हुए हैं। चलें जी, पढ़ाई की बातें शुरू करें। कल घर जाके कितना पढ़ा और क्या पढ़ सके या नहीं? क्लियर आवाज? पढ़ सके? क्या वो 7 दिन वाला वचन आप उस पर कायम है? 7 दिन और क्या वो ऑडिट इन, ठीक। तो आप जो है वो बस 7 दिन, 1 हफ्ते के वादे पे आप जो है वो ऑडिट के साथ जुड़े हैं। और आपने इसके साथ कोई एक आध सब्जेक्ट और जोड़ा है या आप पक्का प्योर असली वाली मोहब्बत करनी है ऑडिट से? इस दफ़ा है ही ऑडिट। ओए होए, तो फिर तो 7 दिन क्या, फिर तो हर दिन ऑडिट है। ठीक है, बस सही है। अब आपने मुझे बता दिया, मैं अब आखिरी दिन आपको 44 सवाल लिखने के लिए बताऊंगा। वो सवाल लिखें वो उन लोगों के लिए जिनका खाली ऑडिट या एक आध सब्जेक्ट चल रहा हो, जो ज़्यादा फंसे हुए हों वो उसमें से थोड़ी सी सिलेक्शन कर सकते हैं। तो खैर वो आखिरी दिन हमारी बातें होंगी। संडे वाला दिन जो कि मतलब जिसमें बोनस सेशन भी है, जिसमें जो है ना, जिसमें रात तक तो मैं ही पढ़ाता रहूँगा। फिर सर उसामा कहेंगे सर जी एक ही किता है, तो मैं कहूँगा सर अब मंडे वाला दिन सारा आपने जुल्म करना है इन बच्चों के ऊपर। तो ये है 7 दिन की क्लास, लेकिन ये जाएगी 8 दिन तक, क्योंकि 7वां दिन जो है ना वो पास पेपर वाला सेशन मैंने होने नहीं देना। मैंने वो सारा टाइम खुद खा जाना है। आखिरी दिन होगा, इतवार होगा, आराम से आपसे पैसे कलेक्ट करेंगे, मिलके कोई आप लोगों से कुछ चाय शाय वगैरह पी लेंगे। आखिरी दिन तो वो होता है ना, बच्चों की तरफ से ट्रीट होती है। शर्म करें, चेक करें दूसरे कॉलेजेस में आखिरी दिन की वीडियोस आती हैं, बच्चे बुके लेके पहुँचे, मिठाई लेके पहुँचे टीचर के लिए। हमारी आखिरी क्लास में सर वो आपने चाय अभी नहीं पिलाई, सर वो बिरयानी आपकी तरफ से ड्यू थी। मतलब मैं आखिरी दिन तक ना टीचर को चूना लगाते रहे हैं, ठीक है। तो वो मतलब कैसे लोग हैं आप ये देखें कि एक तरफ वो अजीम बच्चे जो टीचर पे खर्चा कर रहे हैं, और एक तरफ ये बच्चे जो कहते हैं टीचर आखिरी दिन भी हमें जो है ना। और अभी भी आपने एक हाईटी बचा के रखी हुई है, कुछ आप में से हैं वो लोग जो उस हाईटी के लिए एलिजिबल हैं और वो बार बार मेंशन भी करेंगे सर हाईटी किधर गई। असल में पता है कि ये 1-2 हफ्ते ना सेंसिटिव है ज़रा ज़्यादा। इन दिनों किसी भी एक्टिविटी का मतलब है कि शायद मैं अपने कॉलेज की प्रमोशन के लिए या बच्चों को ले गया एक हाईटी पे, और हाईटी के अंदर बैठ के उनसे कहा हाँ भाई जो जो मेरे साथ चलना चाहता है तबलीग पे वो हाथ खड़ा करे, और फिर वहाँ से लोगों को साइन करवाया और उनसे जनाब अर्ली एनरोलमेंट पकड़ी। तो वो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है कि ये हॉट टाइम है ये गुजर जाए और उसके बाद ऐसी एक्टिविटी हो तो वो इतनी बुरी ना लगे। ऑल्दो मेरी नीयत साफ़ है, लेकिन देखने वालों की नीयत तो इंडिपेंडेंस जो है वो दिखने में भी होनी चाहिए और असल में भी होनी चाहिए। कोड ऑफ एथिक्स ये कहता है, बाकी कोड ऑफ एथिक्स ये कहता है कि इंडिपेंडेंट जो एक्चुअल भी हो और दिखने में भी हो, तो तब वो इंडिपेंडेंस कहलाएगी। तो इस वक्त मैं एक्चुअल में तो इंडिपेंडेंट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह नेक नियति से, लेकिन दिखने में इंडिपेंडेंट नहीं हो। अगर मैं आपके साथ मौजूद हूँगा और एक तस्वीर आएगी इंटरनेट पे तो वो कहेंगे वो ये जो है ना कॉलेज के बच्चों को हाईटी खिलाने ले गए, इनको पता है कि बच्चों को कोई चीज़ खिलाओ पिलाओ तो जो है ना, हालांकि पता है ऑडिट के बच्चों ने आगे मजीद क्या पढ़ना है, बस ख़त्म हो गई कहानी है। वो पेपर देंगे, आर्टिकल्स करेंगे, उसके बाद कभी फाइनल में आएंगे साल बाद। खैर, चैप्टर 1 कंपनी लॉ और वो सारी चीज़ें कवर हुई। तो कल फिर टीचर ज़्यादा जज्बाती थे या आप ज़्यादा जज्बाती थे? कौन जीता? दोनों ही। इसका मतलब है कल मुकाबला फिर 2-2.5 घंटे चलता रहा। बस मैंने आपको कहा था ना कि टीचर ओवर एक्साइटेड हैं, वो कहते हैं कि मुझे बस मैं खा जाऊंगा बच्चों को, मैंने बच्चों को पास पेपर बहुत कराने हैं। तो जब आप थक जाएं आपने उन्हें बता दिया करना है, क्योंकि उन्होंने जो है ना वो पूरी कोशिश करनी है। और अगर वाकई मज़ेदार चल रहा हो और आप चाहें कि चीज़ें अच्छे तरीके से चल रही हों तो अच्छा है, उन्हें बहने दें। जब आप सो जाएं बीच में, बाद में कल को रिकॉर्डिंग अपलोड होगी, वो जो आपने आधा घंटा सो के गुजारा वो वाला, क्योंकि एक लिमिट भी होती है लोगों की, वो बीच में थोड़ा सा जाते हैं। ऑडिट का हमें पहला चैप्टर समझ आ गया, ऑडिटर कौन होता है, आईफेक क्या होता है, आईएसबी क्या होता है,
ये फ्रेमवर्क किस तरह से काम करते हैं, अश्योरेंस किसे कहते हैं, अश्योरेंस की कितनी किस्में हैं, इस पर सब पे बात की। और फिर हमने कंपनी लॉ के पेचोखम वाली चीज़ें समझी और उसके बाद आपने उसके सिनेरियोज वगैरह को भी देखा। आपने देखा कि जो पॉइंट ICAP को बहुत पसंद है वो एसोसिएटेड कंपनी वाला है सबसे ज़्यादा दफ़ा। तो उसको समझना बड़ा ज़रूरी है कि एक कंपनी और उसके एसोसिएट और उसके अंदर हम जब बात कर रहे होते हैं। जब हम कोड ऑफ एथिक्स चैप्टर 13 की बात करते हैं तो चैप्टर 13 आपको बताता है ICAP का कोड ऑफ एथिक्स। ICAP का कोड ऑफ एथिक्स दो तरह के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पर अप्लाई करता है। एक को हम कहते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट इन बिजनेस, एक को हम कहते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस का मतलब है जो ऑडिट फर्म, अकाउंटिंग फर्म्स बना के क्लाइंट्स को अकाउंटिंग या ऑडिटिंग की सर्विसेज दे रहे हैं, उनका यूज़र है क्लाइंट्स। वो बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उन्होंने कोड ऑफ एथिक्स को इस कॉन्टेक्स्ट में देखना है कि पब्लिक एट लार्ज का इंटरेस्ट क्या है और मैं उनके साथ बुरा तो नहीं कर रहा। फिर दूसरा होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट इन बिजनेस, नौकरी वाला चार्टर्ड अकाउंटेंट, या तो खुद अपना काम कर रहा होता है या किसी जगह एम्प्लॉयमेंट में होता है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट इन बिजनेस जो इंटरेस्ट देखता है वो देखता है अपने एम्प्लॉयर का इंटरेस्ट। वो देखता है मैं जिस इदारे में बैठा हूँ वहाँ कुछ गलत तो नहीं कर रहा, जिस इदारे में बैठा हूँ किसी दूसरे इदारे की तरफ से मुझे कोई लुक्रेटिव ऑफर्स वगैरह तो नहीं आ रही। ये सारी चीज़ें शायद आपने कभी नोट किया या नहीं किया, FR2 और ऑडिट दोनों जगह कोड ऑफ एथिक्स है लेकिन स्कोप का फ़र्क है। वो जो नौकरी वाला चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो आपने FR2 में देखा है। तो FR2 के सिनेरियो होंगे, एक बंदा कंपनी में CFO है, वो काम कर रहा है, उसको ये सिचुएशन पेश आई। यहाँ हम बात करेंगे कि आपका एक क्लाइंट है, उसके साथ आपका ये ताल्लुक है, आप यहाँ पे क्या करेंगे, किस तरह से करेंगे। तो कोड ऑफ एथिक्स की तरफ चलते हैं। इसका एक पेट सवाल और आसान सवाल पेपर में आता है नॉर्मली। जब हम बात करते हैं कोड ऑफ एथिक्स की तो हम कहते हैं कोड ऑफ एथिक्स वो मिनिमम एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड्स हैं जो कि प्रोफेशनल कंडक्ट के हैं। तमाम CAs को ये रिक्वायर्ड है कि उन्होंने फॉलो करने हैं। और सिर्फ CA ही नहीं, CA के अंदर जो टीम मेंबर्स भी होते हैं, खासतौर पे ऑडिट में, वो कोशिश करता है कि वो लोग भी कोड ऑफ एथिक्स को सही से फॉलो करें। अगर कभी ऐसा हो कि कोई लॉ, रेगुलेशन या इस तरह की कोई चीज़ चार्टर्ड अकाउंटेंट को कहे तुमने कोड का ये हिस्सा फॉलो नहीं करना, तो आपने माननी लॉ की है। लॉ और ऑडिट में जब क्लैश आएगा आप हमेशा लॉ की सुनेंगे। अगर कभी इस तरह की सिचुएशन हो कि आपको लगे कि पब्लिक के इंटरेस्ट में ये है कि मैं खास रिक्वायरमेंट जो मुझे कोड ऑफ एथिक्स ने कही है मैं उसे छोड़ दूं, तो अगर पब्लिक इंटरेस्ट में ऐसा है तो फिर आप सोचेंगे मैं इसे छोड़ दूं। जब छोड़ेंगे तो आप कोड की खिलाफ वर्जी कर रहे होंगे। तो दिस इज़ गुड कि आप एक प्रोफेशनल एडवाइस ले लें, अपने प्रोफेशन में बड़ों से पूछ लें, ICAP से पूछ लें, लीगल एडवाइस ले लें कि ये सिचुएशन है, मैं कोड को फॉलो करना चाहता हूँ लेकिन इससे लोगों का फ़ायदा कम है और नुकसान ज़्यादा है, तो आप उसमें प्रोफेशनल एडवाइस ले सकते हैं। जब कोड ऑफ एथिक्स का जिक्र आता है तो 5 फंडामेंटल का हमेशा जिक्र होता है और आपने इतनी दफ़ा पढ़ लिया है यानी कि आप पक चुके हुए हैं। इंटेग्रिटी और ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कंपिटेंस और ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी और प्रोफेशनल बिहेवियर। अगर एक रेगुलर क्लास होती तो इंटेग्रिटी के नाम पे मैं बहुत जज्बाती हो जाता, लेकिन इस वक्त चूँकि रिवीजन क्लास है तो लेट्स तेज़ी से गुजरिए। इंटेग्रिटी, ईमानदारी, राज़गोई, बेईमानी नहीं करनी। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स चार्टर्ड अकाउंटेंट का तुर्रा इम्तियाज़ है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के मतलब कपड़ों पे लगे हुए सितारे हैं, उसके वो फीचर्स हैं। आप अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो कोड ऑफ एथिक्स आपको कहता है कि कुछ प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करें। आप अभी से फॉलो करना शुरू कर दें तो आप एक अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपने ICAP के पेपर भी पास किए हो। तो जो बनना चाहते हैं उसके फिर फीचर्स भी तो देखें, कोशिश करें कि आप उस चीज़ को फॉलो करें। तो इंटेग्रिटी सबसे पहला प्रिंसिपल है। इंटेग्रिटी इज सच्चाई, गलत बयानी नहीं करनी, खुद गलत नहीं होना और गलत लोगों को सपोर्ट भी नहीं करना। किसी गलत की आपने रिपोर्ट इशू कर दी, किसी गलत लोगों को सपोर्ट कर दिया, कहीं किसी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गड़बड़ थी और आपने कह दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक हैं, तो खुद भी बेईमानी नहीं करनी और ऐसी किसी रिपोर्ट, ऐसे रिकॉर्ड्स, ऐसे रिटर्न्स के साथ अपने आप को एसोसिएट नहीं करना जहाँ पे इस तरह की बात हो। इंटेग्रिटी की बात हो गई। ऑब्जेक्टिविटी क्या चीज़ है? क्या है ऑब्जेक्टिविटी? इंडिपेंडेंस, मकसदियत, बाइस ना हो, आपको कोई अट्रैक्शन, कोई चीज़ अपने बेसिक पर्पस से डगमगा ना दे, कुछ ऐसा ना हो जिसकी वजह से आप अपनी मेन फीचर्स को छोड़ दें और उसके बाद जो है वो आप बहक जाएं। आपका जो पर्पस है वो हमेशा पूरा होना चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी इज़ मकसदियत। ऑब्जेक्टिव होता है मकसद और ऑब्जेक्टिविटी मकसदियत। चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस का मकसद है उसने रिपोर्ट देनी है
और रिपोर्ट देनी है तो उसने ये बताना है कि चीज़ें सही हैं या गलत हैं। अगर कोई ऐसी अट्रैक्शन, कोई ऐसा लालच, कोई ऐसी गड़बड़ है जिसकी वजह से वो अपने मकसद से आउट हो जाए, तो फिर हम ये कहेंगे कि यहाँ पे उसकी ऑब्जेक्टिविटी आउट हो गई। और मैं इसको अक्सर एग्जांपल देता हूँ स्टूडेंट्स के साथ। स्टूडेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? इस वक्त आपका ऑब्जेक्टिव है पेपर पास करना। तो हर वो PSL का टूर्नामेंट जो आपको उससे मुतज़लज़ल कर रहा हो, हर वो हॉस्टल फ्रेंड जो आपको पढ़ने ना देता हो, हर वो एक्टिविटी जिससे आपकी पढ़ाई हर्ज होती हो, ये सारी आपकी ऑब्जेक्टिविटी की राह में रुकावट है जी। ठीक, हाँ, चैप्टर 13 है। जी जी, बेहतरीन, ठीक है। उन्होंने कहा इंतज़ामिया जाग रही है। असल में वो दोनों ओपन कर देते हैं ताकि मैं उसे ओपन कर लूँ, लेकिन बीच में लाइट जो है, और इस वक्त हम जो है वो कौन से फेज़ में, रीस्ट्रक्चरिंग के फेज़ में, तो हमारा जो है ना वो UPS की कनेक्टिविटी भी अचानक से आउट हो जाती है। पता लगता है कि उसमें कोई मसला आ गया और मसले को ठीक करने बैठे तो क्लासें, तो वो जो है ना बस इस वक्त हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जो है वो आप तक जो है वो तालीमी जो सरगर्मियाँ वो पहुंचा सकें उन दिनों में जिस वक्त हमने तोड़ फोड़ और बहुत सारे और काम करने हैं। तो ये कमरा थोड़ा सा ज़रा चौकस सा हो गया था, तो हमने कहा ठीक है यहाँ पे क्लास हो जाएगी। और अगेन थोड़ा सा गुमान ये था कि कहीं ऐसा ना हो कि जज्बाती हो के ज़्यादा लोग पढ़ने आ जाएँ, तो फिर हमने कहा चलो उस कमरे में जहाँ पे हम ज़रा कैपेसिटी वगैरह भी थोड़ा सा वो कर दें। आपको पता है बेंच से कैपेसिटी बढ़ जाती है थोड़ी सी, तो वो सारी एक्टिविटी की। तो बस दुआ कीजिएगा कि हम जो है वो इसको जल्द से जल्द कैंपस को ज़रा थोड़ा सा स्ट्रक्चर कर सकें और नीचे ये चलते हुए आवाज़ें ना आए और यहाँ प्रॉपर स्टेज बना हुआ हो। तो फिलहाल तो ये रिवीजन क्लासेस के लिए हमने बहुत सारे जुगाड़ लगाए हैं। हाँ, टीवी यहीं रहेगा लेकिन ये स्टेज बदल जाएगा। पता लगा आपके अच्छा टीवी उतार लेंगे, ये गलत बात है। टीवी देख के तो हमने अर्ली एनरोलमेंट कराई थी। तो खैर, ऑब्जेक्टिविटी आपका वो पर्पस है, आपकी जजमेंट, आपका प्रोफेशनल जजमेंट, आपकी बिजनेस जजमेंट किसी बाइस, किसी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, किसी अनड्यू इन्फ्लुएंस की वजह से मुतासिर नहीं होनी चाहिए। आप कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे आप जो है वो कंफ्यूज हो जाएं, कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे आपका मकसद आउट हो जाए, कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे आपको कोई गलत बयानी करनी पड़ जाए या गलत लोगों को सपोर्ट करनी पड़ जाए। आसान अल्फाज में आपको इंडिपेंडेंट होना होगा, कहीं ना कहीं किसी भी किस्म के अट्रैक्शन से अपने आप को दूर रखना होगा। ऑब्जेक्टिविटी इज़ द थिंग कि आप पेपर में कभी भी कहें कि थ्रेट है चार्टर्ड अकाउंटेंट को, तो आप कह सकते हैं उसकी ऑब्जेक्टिविटी को थ्रेट है, उसकी इंडिपेंडेंस को थ्रेट है। देन हम बात करते हैं प्रोफेशनल कंपिटेंस और ड्यू केयर की। इसमें मल्टीपल फीचर्स आते हैं। कंपिटेंट भी हो और ड्यू केयर से भी काम करें। केयर नहीं, ड्यू केयर। ये केयर और ड्यू केयर में क्या फ़र्क है? जितनी रिक्वायर्ड है, चार्टर्ड अकाउंटेंट को जिस जगह जितनी डिलीजेंस रिक्वायर्ड हो वो उतनी डिलीजेंस वहाँ पे एक्सरसाइज करे। अगर एक जगह पे काम आसान है, रिस्क कम है, तो वो थोड़े हल्के प्रोसीजर से काम चला ले। अगर एक जगह बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व है, बहुत सेंसिटिविटी है, तो वो उतना ही ज़्यादा ध्यान से काम करे। तो ड्यू केयर इज़ कि आपको जितनी डिलीजेंस, जितनी चीज़, जितनी प्रोफिशिएंसी जहाँ चाहिए आप उस तरह से करें। देन आपको प्रोफेशनली कंपिटेंट भी होना चाहिए। प्रोफेशनली कंपिटेंट इससे ज़्यादा क्या होगा कि CA कर लिया, अब जान लोगे, इससे ऊपर क्या? अप टू डेट कंपिटेंस। मतलब अगर मैं 10 साल पहले CA क्वालिफाई करके बैठूं और उस वक्त के मुझे टैक्स के लॉस पता है और आज मैं टैक्स की प्रैक्टिस करना चाहूँ, तो इसका मतलब है मैं कंपिटेंट नहीं हूँ। अपने आप को जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उस सर्विस में अप टू डेट रखें, अपने आप को मेंटेन रखें। सिर्फ अटेनमेंट ऑफ क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंटेनेंस ऑफ कंपिटेंस भी इंपॉर्टेंट है। और ये मेंटेनेंस किस तरह से होगी? आप अपने आप को अप टू डेट रखेंगे। इसमें एक फिनोमेना होता है, उसको हम कहते हैं कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट। एक्टिविटीज़ जो ICAP भी करता है, मुख्तलिफ प्रोफेशनल बॉडीज़ करती हैं जो अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को अप टू डेट रखने की कोशिश करती हैं। आए दिन ICAP का कोई ना कोई सेमिनार, कोई ऐसी चीज़ होती है, ये नए IFRS आ गया, ये नए लॉज आ गए, ये फलाना नई रेगुलेशन आ गई, टाइम मैनेजमेंट की स्केल है, ये इंटरनेशनल स्पीकर है, ये लोकल स्पीकर है। तो मुख्तलिफ सेशन एक्टिविटीज़ कराते रहते हैं जिसको मेम्बर्स पार्टिसिपेट करते हैं, जाते हैं, उसमें नई चीज़ें सीखते हैं, अपने आप को अप टू डेट करते हैं। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ना सिर्फ अच्छी क्वालिफिकेशन लेगा बल्कि अपने आप को अप टू डेट रखेगा और ख़ास तौर पे उन डायमेंशन में अप टू डेट रखेगा जिसमें वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। मैं अगर पढ़ा रहा हूँ ऑडिट और मुझे टैक्स का लेटेस्ट लॉ नहीं पता तो ये गलत बात नहीं है, लेकिन अगर मुझे ऑडिट के स्टैंडर्ड नहीं पता तो ये बिल्कुल गलत बात है। तो सिर्फ मेरी टीचिंग सर्विसेज इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरी अपनी ज़ाती कंपिटेंस भी इंपॉर्टेंट है कि मैं उस फील्ड में अपने आप को अप टू डेट रखूँ, मैं उससे रिलेटेड टेक्निकल गाइडेंसेस पढ़ूँ और मैं नई से नई चीज़ों में अपने आप को इन रखूँ। देन कम्स
प्रोफेशनल बिहेवियर, ये 3 के बारे में मैंने 5 इसलिए लिख दिया कि कॉन्फिडेंशियलिटी पे डिस्कशन थोड़ी सी ज़्यादा है। प्रोफेशनल बिहेवियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशनल होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट अनप्रोफेशनल नहीं होगा, कोई ऐसी बात नहीं करेगा जो डिसेंसी के खिलाफ हो। अगर इसको क्लाइंट से कोई एतराज़ है तो उसको घूंसा नहीं मार देगा, उससे प्यार से बैठ के बात करेगा, प्रोफेशनली डील करेगा, हर चीज़ को डिसेंसी से लेके चलेगा, लॉज एंड रेगुलेशंस के मुताबिक लेके चलेगा, रूल्स को फॉलो करेगा, और कहीं पे भी उसकी अपीयरेंस या उसके एक्शंस से आपको नॉन प्रोफेशनलिज्म नज़र नहीं आएगा। कोड ऑफ एथिक्स को अगर हम डीप डाउन पढ़ें तो वो ये कहते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट को असल में भी प्रोफेशनल होना है और अपीयर टू बी प्रोफेशनल भी होना है। वो प्रोफेशनल हो भी और प्रोफेशनल दिखे भी, उसकी ड्रेसिंग, उसकी अपीयरेंस, उसकी हरकतें, उसके एक्शंस, ये सारे बहुत डिसेंट होने चाहिए। वो गलत मार्केटिंग नहीं करेगा, एक के साथ एक फ्री ले जाओ या इस तरह से करके लूट सेल लगा दी, 14-14 हज़ार में कोर्स बेचना शुरू कर दे, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। वो 14,000 नहीं बोलेगा, वो 20,000 बोलेगा और 30% ऑफ बोलेगा, ठीक। तो उधर हमने वो कांटे वाला वो नहीं लगाया कि 20 पे कांटा लगा के 14,000, वो कैंपस के अंदर जो टीवी चल रहा है उसमें लगाया है, लेकिन जो वो बाहर लगाया है वो क्रॉस वाला नहीं है, वो पूरी फीस के साथ, और साथ कह दिया है कि, और डिस्काउंट भी गलत वाला नहीं, इनॉग्रेशन डिस्काउंट, भाई पहली दफ़ा कैंपस खुला है तो पहली दफ़ा तो डिस्काउंट दिया जा सकता है। तो खैर कहने का मतलब है कि हमें उन पोस्टों को डिज़ाइन करते हुए बड़े ध्यान से देखना होता है कि कहीं भी हम डिसेंसी का दायरा ना क्रॉस कर जाएं। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को इतना ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि दे आर दोज प्रोफेशनल्स जो कि उस तरह के बिजनेसमैन नहीं हैं, जो कि उस तरह की मार्केटिंग और उस तरह की स्ट्रेटजीज़ करें कि किसी दूसरे के ऊपर कीचड़ फेंकें, कुछ और गलत तरीके से कंपैरिजंस वगैरह दें। वो जो बात करेंगे वो अपने तरीके से बात करेंगे। डन। देन कम्स कॉन्फिडेंशियलिटी। चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपनी प्रिविलेज एक्सेस की वजह से बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन मिल जाती है जो आम आदमियों के पास नहीं होती। अगर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस है तो उसको अपने क्लाइंट्स का बहुत सारा ऐसा डाटा मिलता है जो किसी और के पास नहीं होता। अगर वो बिजनेस में है तो वो एक CFO है तो उसको अपनी कंपनी की इंपोर्ट एक्सपोर्ट, अपनी कंपनी के आने वाले प्रॉफिट्स और पता नहीं क्या क्या ऐसा पता होता है जो अगर मार्केट में लोगों को पता लग जाए तो वो आग लगा दें। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने कॉन्फिडेंशियलिटी का ख्याल रखना है, क्लाइंट्स की इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करनी, ना फॉर्मल इन्वायरमेंट में डिस्क्लोज करनी है ना ही इनफॉर्मल इन्वायरमेंट में। तो कोड ऑफ एथिक्स ने खासतौर पे कहा है कि आप अपने दोस्तों यारों में बैठ के भी डिस्क्लोज नहीं करना, जिसमें हम कहते हैं कि कहीं बैठे हुए हों और लस्सी के जाम लगते चले जा रहे हों और लस्सी पीते पीते आप बहकते बहकते कहें आज तेरा भाई तुझे बताता है कि फ़लाना कंपनी में क्या चल रहा है। तो आपने इनफॉर्मल इन्वायरमेंट में भी ख्याल रखना है, फॉर्मल में भी ख्याल रखना है। अब सवाल ये है कि क्लाइंट पे मैंने काम किया और मैंने वहाँ कुछ सीखा, क्या वो सीखना मैं कहीं इस्तेमाल कर सकता हूँ? हाँ, जो कंपेटेंस मेरी इंटरनल डेवलप हुई है मैं उसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैंने वहाँ प्रोविजन की खास कैलकुलेशन सीखी, मैंने खास फॉर्मेट देखा जिससे डेटर की एजिंग एनालिसिस आसान हो जाती है, मैं उस फॉर्मेट को यूज़ करूँ। लेकिन अगर क्लाइंट का डाटा यूज़ करूँ या उसका नाम यूज़ करूँ या मेरी शीट पर क्लाइंट का नाम आ रहा होगा वो गलत है। तो वो जो कंपेटेंस वहाँ से इस्तेमाल हुई है वो यूज़ हो सकती है, लेकिन वहाँ से जो डाटा आया है, वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन आई है वो इन्फॉर्मेशन जो प्रिविलेज इन्फॉर्मेशन है, ये सबके पास नहीं होती, उन लोगों के पास होती है जिनको एक खास एक्सेस होती है। वो इन्फॉर्मेशन ना मैंने खुद डिस्क्लोज करनी है ना ही अपने किसी यार दोस्त का फ़ायदा करवाना है। अब जब हम कॉन्फिडेंशियलिटी की बात करते हैं तो स्पेसिफिकली कहा जाता है कि 3 ऐसी जगह हैं जहाँ आप कॉन्फिडेंशियलिटी की रिक्वायरमेंट को तोड़ सकते हैं। अगर आपको क्लाइंट से इजाज़त मिल जाए, फॉर एग्जाम्पल एक डाटा है जो आप डिस्क्लोज करना चाह रहे हैं किसी को और आप क्लाइंट से पूछते हैं जी डाटा इस तरह का है, ये बहुत सेंसिटिव डाटा भी नहीं है, आप क्या कहते हैं? अगर क्लाइंट आपको इजाज़त दे दे तो आप उसे डिस्क्लोज कर सकते हैं। कभी कभी क्लाइंट की इजाज़त नहीं होती, लॉ आपको कह देता है कि भाई आपसे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप फलाना जगह पे ऑडिटर थे, फलाना कंपनी ने ये मामला किया था, ज़रा हमें बताओ उसके नॉन करंट एसेट्स में क्या मसला था। तो क्लाइंट ने आपको अलाउ किया है या नहीं किया, अगर लॉ ने कह दिया तो आपको डिस्क्लोज करना होगा। सम टाइम आपकी प्रोफेशनल ड्यूटी होती है, आपने काम किया, वर्किंग पेपर बनाया, आपकी सीनियर ने कहा ज़रा रिव्यू करो, आपने कहा है कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, तुम्हें क्यों दिखाऊं? पार्टनर ने कहा मुझे दिखाओ तुमने कैसा काम किया, उन्होंने कहा नहीं जी ये तो कॉन्फिडेंशियल है। ICAP ने कहा हमने QCR करना है, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करना है फर्म का, अच्छा बताओ फलाना क्लाइंट के साथ क्या किया, फर्म फाइलें बंद कर देगी, जी हमारे क्लाइंट का डेटा आपको क्यों दिखाए? अगर आपकी प्रोफेशनल ड्यूटी है, आपका कोई इस तरह का प्रोग्राम है, कोई इंक्वायरी है, कोई ICAP CA, आपकी बरादरी में किसी को ज़रूरत है और वो आपकी प्रोफेशनल ड्यूटी है उनको शो करना, तो आप कर सकते हैं। तो 3 जगह शो कर सकते हैं, जहाँ क्लाइंट इजाज़त दे दे, जहाँ लॉ ने रिक्वायर की हो और जहाँ आपकी प्रोफेशनल ड्यूटी हो। यहाँ किताब ने कहा कि आपने जज्बाती नहीं हो जाना, इजाज़त मिल गई है तो आपने कुछ और फैक्टर्स को जहन में रखना है।
आपने ये देखना है कि इन्फॉर्मेशन कितनी मांगी गई है। आपसे लॉ ने कहा कि इस कंपनी के अकाउंट्स में नॉन करंट एसेट में मसला था, ज़रा हमें उसके बारे में डिटेल दो। आपने उसके पूरे फाइनेंशियल उठा के भेज दिए, सारे वर्किंग पेपर उठा के भेज दिए, सारे एरियाज़ की वर्किंग भेज दी। उन्होंने ये नहीं मांगी थी। तो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़ करने की इजाज़त भी मिल जाए तो आपने ये देखना है कि कौन सी कम्युनिकेशन है, किसको एड्रेस करनी है, उसको कितनी इन्फॉर्मेशन किस फॉर्म में चाहिए, और क्या इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़ करने की आपको अगर इजाज़त भी है तो किसी और का हक तो नहीं इसमें मुतासर होगा। जिसमें अक्सर मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल मेरे पास कॉलेज के स्टूडेंट्स का डाटा पड़ा हुआ हो और एक मार्केटिंग कंपनी वाले आके कहें कि जी हम जो है वो एक टैंक सर्विस चलाते हैं और लोगों के पानियों की टंकी हम साफ़ करते हैं, हमें अगर नंबर मिल जाए तो हम उनको मैसेज करके बार बार कहेंगे हमारी टैंक सफाई सर्विस से जो है वो सफाई करवा लें। तो वो मुझे कहेंगे आप डाटा दे सकते हैं। मैं जाऊँ कॉलेज के पास और उनसे कहूँ कि जी क्या आप इजाज़त देते हैं कि डाटा मैं शेयर कर दूँ? कॉलेज ने कहा कर दो शेयर। अब कॉलेज ने तो इजाज़त दे दी, डाटा भी कॉलेज का था, लेकिन बच्चे ने तो इजाज़त नहीं दी। तो समटाइम्स आपको इजाज़त मिल भी जाए कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करने की, स्टिल आपने देखना है कि क्या इंटरेस्ट ऑफ ऑल पार्टीज इंक्लूडिंग थर्ड पार्टीज उससे हार्म तो नहीं हो रहा, आपने उनको देख लिया सही से। तो अगेन आप अपनी प्रीवियस इन्फॉर्मेशन यूज़ कर सकते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ ऑडिट, बट आप नॉट फॉर द पर्पज़ ऑफ गेनिंग पर्सनल गेन, कोई बेनिफिट या कोई इस तरह की चीज़। डन। ये कोड ऑफ एथिक्स का जो फंडामेंटल प्रिंसिपल वाला एरिया है, ये इस एथिकल कन्फ्लिक्ट के साथ जब खत्म होता है तो दिस इज़ द एरिया जहाँ से नॉलेज बेस्ड सवाल ज़्यादातर आते हैं, और जो सेकंड एरिया होता है वहाँ से लॉजिकल सवाल आ रहे होते हैं। अब नॉलेज बेस्ड एरिया में लास्ट डिस्कशन है एथिकल कन्फ्लिक्ट के ऊपर। समटाइम्स आपके एथिक्स आपस में टकरा जाते हैं। क्यों टकराते हैं रेगुलर क्लास में डिस्कशन हम करते हैं, लेकिन फॉर द पर्पज ऑफ रिवीजन क्लास सम टाइम आप एक इन्फॉर्मेशन देखते हैं क्लाइंट एक जगह टेक्स्ट चोरी कर रहा है, आपकी इंटेग्रिटी आपको कहती है कि इसका साथ मत दो, बता दो अथॉरिटीज़ को। अच्छा, अथॉरिटीज़ ने आपसे पूछा नहीं है, कॉन्फिडेंशियलिटी ये कहता है कि आपने डिस्क्लोज नहीं करना, अगर पूछें तो बता देना है। अब बताते हैं तो कॉन्फिडेंशियलिटी आउट होती है, और नहीं बताते इंटेग्रिटी, प्रोफेशनलिज्म, ऑब्जेक्टिविटी, ये चीज़ें आउट हो जाती हैं। तो इसका मतलब ये कन्फ्लिक्ट आ गया है। एथिकल कन्फ्लिक्ट कहते हैं कि जब डूइंग समथिंग भी अनएथिकल है और नॉट डूइंग समथिंग भी अनएथिकल है। तो एथिकल कन्फ्लिक्ट आए तो आपने उसको कैसे रिजॉल्व करना है? उन्होंने कहा जी आपने ये देखना है कि आप एनोनिमस बेसिस पे केस को डिस्कस करें। एनोनिमस बेसिस का मतलब ये है कि आप किसी फॉर एग्जांपल सीनियर के पास जाके कहें एक क्लाइंट है XYZ, उसके ऊपर इस तरह का मसला आ रहा है, बताओ मैं क्या करूं। उसको नाम मत बताएं उस क्लाइंट का, उसको पूरी सिचुएशन मत एक्सप्लेन करें, एनोनिमस मतलब अननोन बेसिस पे उसके साथ वो करें। आप अपनी प्रोफेशन में कुछ लोगों से पूछ लें, दोस्त जावेद गवर्नेंस से उस चीज़ को डिस्कस कर लें, किसी प्रोफेशनल बॉडी या रेगुलेटरी बॉडी SECP या ICAP टाइप की बॉडी से पूछ लें, या किसी लीगल एडवाइज़र, लीगल काउंसिल से पूछ लें कि ये सिचुएशन है, बताओ मुझे क्या करना चाहिए। तो इस तरह की सिचुएशंस में आपको थोड़ा सा मशवरा कर लेना होता है। और अगेन अगर ये सिचुएशन है तो ज़रूरी नहीं कि बस मशवरा करो, जो उन्होंने कह दिया वो मान लो, अपनी जजमेंट भी इस्तेमाल करनी है। तो अपनी जजमेंट सपोर्टेड बाय लोगों से मशवरा, अब जो फैसला होगा वो एक अच्छा फैसला होगा। डन। यहाँ ख़त्म होता है हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। फिर आता है हमारा कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में हम ये कहते हैं कि कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट की ऑब्जेक्टिविटी आउट हो जाती है। क्यों आउट हो जाती है? कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिससे उसके कदम डगमगा जाते हैं, जिससे वो अपने मेन ऑब्जेक्टिव्स नहीं मीट कर पाता। फॉर एग्जाम्पल उसको कोई लालच दे दिया गया, फॉर एग्जाम्पल उसको कोई पैसों का मफाद नज़र आ गया, फॉर एग्जाम्पल उसको किसी ने डरा धमका दिया, बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती हैं। अब कोड ऑफ एथिक्स ने रादर देन के इसके ऊपर रूल बेस्ड अप्रोच दे, उसने प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच दी। एक होता है रूल बेस्ड अप्रोच। रूल बेस्ड अप्रोच का मतलब होता है आपको रूल बता दिया, ये रूल आपने ऐसे फॉलो करना है। प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच होती है आपको प्रिंसिपल बता दिया, थीम बता दिया, लॉजिक बता दी, आप अपनी सिचुएशन में लॉजिक अप्लाई करके देख लेना क्या होता है। जैसे एक होता है आप एक चैप्टर को रट्टा मार लेते हैं, और एक होता है आप लॉजिकली समझ लेते हैं, ICAP में आए तो खुद से लिख लेते हैं। तो प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच है खुद से वाली, और रूल बेस्ड है जो कह दिया फॉलो करना है। तो बजाय इसके कि कोड ऑफ एथिक्स कोई 350 सिचुएशन डिफाइन करता है, ऐसा हो तो ऐसा करना, ऐसा हो तो ऐसा करना, ऐसा हो तो ऐसा करना, और उसके बाद भी कोई 351वीं सिचुएशन अचानक से सामने आ जाती। तो इन्होंने दिया कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क जो कि प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच थी। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ये था कि जब भी आप किसी मुश्किल सिचुएशन में आओ तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करो कि वो मसला क्या है, वो किस किस्म का खौफ है, वो क्या है वजह, वो आपको क्यों डगमगा रहा है।
फिर देखो उसमें वज़न कितना है, उसको एवेल्यूएट करो वो कितना भारी है, और देन उसको एड्रेस करो, उसको डील करो। ये 3 स्टेप समझाने के लिए एक आसान सी एग्जांपल हो सकती है कि एक शख्स है, उसका एक वो ऑडिट टीम में है और उसका एक रिश्तेदार ऑडिट क्लाइंट में मौजूद है। थ्रेट आ गया, हम ऑडिट करने जा रहे हैं, हमारा एक रिश्तेदार क्लाइंट में मौजूद है, आइडेंटिफाई कर लिया हमने। अब अगला मरहला है एवेल्यूएट करना है, ये कितना भारी थ्रेट है। वो बंदा जो वहाँ पे मौजूद है क्लाइंट में, वो CFO है और हम अपनी टीम के सीनियर हैं, और उसके साथ हमारा रिश्ता ये है कि वो हमारा बड़ा भाई है। हमारा बड़ा भाई क्लाइंट में CFO है और हम अपनी फर्म में सबसे सीनियर हैं। थ्रेट इतना भारी है कि यहाँ तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। हालांकि सिचुएशन क्या थी, आपका रिश्तेदार क्लाइंट में मौजूद है। अब इसी सिचुएशन को लाइट करते हैं, आपका दूर का कज़न क्लाइंट में, HR डिपार्टमेंट में ऑफिस बॉय है, और आप वो इंटर्नी हैं जो अभी जिसकी रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुई और वो टीम का सबसे जूनियर आदमी है। तो थ्रेट खत्म हो गया, ना होने के बराबर हो गया। इसका मतलब है कि थ्रेट पे फौरन से चीखना चिल्लाना नहीं शुरू कर देना, पहले थ्रेट का वजन नापना है। थ्रेट दोनों केसेस में है, एग्जांपल एक ही थी, रिश्तेदार क्लाइंट में मौजूद है। इवेल्युएट करेंगे तो पता लगेगा कौन सा रिश्तेदार क्लाइंट में कौन सी पोजीशन में, आपका उससे रिश्ता कितना है। अगर खुदा ना खास्ता ICAP कभी पेपर में कहे ज़रा इवेल्युएट करो थ्रेट कितना है, तो आपने संगीनी को नापना है। रिश्तेदारी कितनी करीब की है, ताल्लुक़ कितना करीब का है, अमाउंट कितनी बड़ी है, उसकी पोजीशन वहाँ क्या है, आपकी पोजीशन यहाँ कहाँ है, ट्रांजैक्शन में मटेरियलिटी कितनी है। अगर इन सारी चीज़ों को कलेक्टिवली देखेंगे तो फिर पता लगेगा कि हाँ भाई ये थ्रेट भारी है और ये थ्रेट हल्का है। तो कोड ऑफ एथिक्स ने कहा सबसे पहले थ्रेट आइडेंटिफाई करो, फिर देखो वो कितना संगीन है, और जब उसकी संगीनी समझ आ जाए तो उसके अकॉर्डिंगली आप थ्रेट को एड्रेस करो, सेफगार्ड अप्लाई करो। तो 3 स्टेप होता है, आइडेंटिफिकेशन, इवैल्यूएशन और सेफगार्ड्स। जब आपने कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क अप्लाई करना है तो उस वक्त प्रोफेशनल जजमेंट भी इस्तेमाल करनी है। कोई नई इन्फॉर्मेशन या चेंजेस इन फैक्ट्स वगैरह पता लगे तो वो भी आपने उसको देखना है, और रीजनेबल और इन्फॉर्म थर्ड पार्टी टेस्ट भी अप्लाई करना है। ये बड़ा मज़े का टेस्ट है, रीजनेबल एंड इन्फॉर्म थर्ड पार्टी टेस्ट। जब भी हम किसी चीज़ को अपनी नज़रों से देखते हैं तो हमें साफ लगती है, हमने अपनी नज़रों से नहीं देखना, हमने एक थर्ड पर्सन की नज़र से देखना है कि थर्ड पर्सन की नज़र में ये जो हो रहा है ये सही है या गलत है। जैसे मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ कि अगर एक बच्चा क्लास में बहुत शोर मचा रहा है और उसकी वजह से क्लास डिस्टर्ब हो रही है और मैंने उसे क्लास से बाहर निकाल दिया, मेरे से कोई पूछेगा, मैं कहूँगा मैंने बहुत ही प्रोफेशनल हरकत की है। उस बच्चे से कोई पूछेगा, वो कहेगा आब्दी साहब ने इंतहाई अनप्रोफेशनल हरकत की, मुझे क्लास से निकाल दिया, मैं तो पढ़ना चाहता था। तो उस बच्चे से पूछेंगे तो वो निर्दोष है, मुझसे पूछेंगे तो वो खरगोश है। तो किससे पूछें? आपसे। आप वो थर्ड पर्सन है जो इस वाक्य को जानते हैं, और आप इंडिपेंडेंट थर्ड पर्सन है, आपका मेरे से ताल्लुक़ नहीं है, आपका उस स्टूडेंट से ताल्लुक़ नहीं है। आपसे को पूछे तो आप कहेंगे कि जी उस वक्त क्लास में जिस लेवल का शोर था, बड़ा अच्छा किया सर ने उसे निकाल दिया। एक थर्ड पर्सन की नज़र से जो एक्शन है वो सही हुआ है या नहीं। क्योंकि मैं कोई भी एक्शन करूँगा ना, मैं हमेशा अपने आप को जस्टिफाई करूँगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहूँगा कि जी मैं कभी रिश्वत नहीं दूँगा, अचानक से पुलिस वाला आ जाए, वो कहेगी जी वो आपके कॉलेज के पास से गुजर रहे थे और हमने देखा कि आपकी सिक्योरिटी भी ज़रा थोड़ी सी कम है, और जाहिर है हमारा काम रखवाली है, लेकिन जाहिर है हमारे साथ दोस्ती यारी हो तो हम अच्छी रखवाली करते हैं, और ऐसा ना हो कि कहीं हमसे आपकी दोस्ती ना हो और आपको कोई नुकसान हो जाए। आज ही का वाक़या है, ठीक है। अब आपके अपने एथिक्स क्या हैं? रिश्वत नहीं देनी, और सामने एक बंदा कह रहा है कि ठीक है जी, फिर अगर कोई नुकसान हो गया तैयार रहें। तो जब मुहाफ़िज़ों से ही आपको डर लगना शुरू हो जाए, अब क्या होगा? अब मेरे से कोई पूछेगा, मेरे अपने एथिक्स अपनी जगह, मैं कहूँगा जी इस वक्त जो है अगर मैंने इनको रफ़ा दफ़ा ना किया तो ये हमारी एजुकेशनल सर्विसेज को मुतासर करेंगे, और उनको रफ़ा दफ़ा करने का क्या तरीका है? पैसे देने पड़ेंगे, और पैसे देना मेरे सिस्टम में नहीं है। अब क्या करें? एथिकल कन्फ्लिक्ट आ गया, बड़ों से मशवरा किया, उन्होंने कहा भाई पैसे लाजमी देने हैं, ये सबसे लेते हैं और पैसे ना दिए ना तो फिर तंग करेंगे बहुत ज़्यादा।
अब मेरी नज़र से देखें तो जो मैंने पैसे दिए हैं वो सही किया, लेकिन किसी इन्फॉर्म थर्ड पर्सन की नज़र से देखना बड़ा ज़रूरी है। और हो सकता है वो थर्ड पर्सन कहे कि पैसे ना देते तो मुझे बुरा लगता, अच्छा किया पैसे दे दिए। तो कभी कभी आप एक थर्ड पर्सन की नज़र से देखते हैं कि चीज़ किस तरह से है। तो थर्ड पार्टी टेस्ट समझ आ रहा है, वो थर्ड पर्सन जिसको पता है मामले का, सिचुएशन की संगीनी का आइडिया, और वो आपको देख के बताता है कि आपने जो हरकत की है वो सही की है या गलत की है। तो फिर आपने दिए कि नहीं दी? हाँ हाँ, मतलब मैंने और क्या कहा, मैंने प्रोफेशनल एडवाइस ले ली, एथिकल कन्फ्लिक्ट आ गया था ना, प्रोफेशनल एडवाइस ले ली, जिससे एडवाइस ली उन्होंने कहा भाईजान ये जो है ये होता है, इसको अदर एक्सपेंसेस में डालना होता है, ठीक है। तो उन्होंने कहा बस आप अगर कुछ बचा सकते हैं तो ये है कि इस बंदे को जल्दी से रुखसत कर दें, उसको चाय पानी मत दें, बस ये वही चीज़ है जो आप बचा सकते हैं। अदरवाइज़ जो है ना वो जो पैसे देने हैं, हाँ ये है कि आप एक दफ़ा बार्गेन कर लें क्योंकि हर महीने आएगा, ठीक है। तो आप इसके साथ कुछ ना कुछ जो है वो मुनासिब सा वो तय कर लें, ताकि जो है वो इंडिपेंडेंस भी मुतासर ना हो उसकी, और सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट भी ज़रूरत से ज़्यादा ना बढ़ जाए। तो यानी कि डाकुओं से बचने के लिए आपको मुहाफ़िज़ों को पैसे देने हैं। बचपन से पढ़ाते आ रहे हैं, कंसिडरेशन जो है ना उस चीज़ की नहीं होती जो ऑलरेडी ड्यूटी होती है। तो पता लगा उन्होंने कहा जी ड्यूटी तो है ही नहीं, अगर आप चाहते हैं कि ये ड्यूटी बने तो जो है वो कुछ चाय पानी वगैरह। तो खैर अगेन कहने का मतलब ये है कि दिस इज़ थर्ड पार्टी, कि थर्ड पार्टी फिर बताएगी। मुझे 100% बुरा लग रहा था, लेकिन सबने कहा कि भाईजान आप जो है वो माना कि शरीफ आदमी है, आप शरीफ ही रहें, ठीक है, लेकिन ये करने से आपकी शराफत देर तक कायम रहेगी, नहीं तो आपको जो है ना कहीं किसी ना किसी जगह जो है ना पता लगेगा, अचानक से छापा पड़ेगा कि जी वो इधर से हमें शिकायत आई थी, यहाँ अंदर कोई वो हुआ है, किसी ने FIR दर्ज कराई है, चलो जी प्रिंसिपल साहब का है उनको ढूंढते हैं। तो खैर थर्ड पार्टी टेस्ट में समझाने के लिए आपको एक एनोनिमस एग्जाम्पल दे रहा था, कैमरे पर रिकॉर्ड हो रहा है, फिर बाद में जो है ना फंस जाएंगे जी। तो ये थर्ड पार्टी टेस्ट हमें समझ आया। एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, थ्रेट को आइडेंटिफाई करना है। थ्रेट को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि थ्रेट किस तरह से है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करने के लिए आपकी फर्म का अपना सिस्टम भी होना चाहिए। हर वक्त नए से नए आने वाले मसलों को देखते रहते हो। फर्म वाले क्या करते हैं, जब लोग जा रहे होते हैं किसी क्लाइंट पे तो उनसे साइन करवा लेते हैं कागज़, यहाँ आपका कोई ब्लड रिलेटिव नहीं है, यहाँ आपका कोई मटेरियल बिजनेस इंटरेस्ट नहीं है, यहाँ आपका कोई कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, यहाँ आपको इस तरह का मामला नहीं है, आपका उस तरह का मामला नहीं है। उनके अपने सिस्टम में ये होता है। कई दफ़ा क्लाइंट के अपने सिस्टम में भी कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, उनके अपने कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिक्वायरमेंट होती है। वो कहते हैं एक ही फर्म से 5 साल से ज़्यादा ऑडिट नहीं करवाना, लिस्टेड कंपनी है तो उनकी गवर्नेंस आपको बचा लेगी। तो कभी कभी कुछ थ्रेट्स पे आप पहुंचने से पहले बच जाते हैं, अपने फर्म के सिस्टम की वजह से, क्लाइंट की अच्छी गवर्नेंस की वजह से, या अपनी प्रोफेशनल जजमेंट, अपनी स्केप्टिसिज्म की वजह से एक थ्रेट आने ही नहीं देते। फॉर एग्जांपल अगर एक थ्रेट आ जाता है तो थ्रेट को आइडेंटिफाई करता है आपकी फर्म का अपना सिस्टम। आप हर ऑडिट की एक्सेप्टेंस के वक्त देखते हैं कि इसमें कोई एथिकल मसला तो नहीं। ये बातें हम आज सेकंड सेशन में कर रहे होंगे इंशाल्लाह। तो आप देखते हैं कि इस एक्सेप्टेंस में तो नहीं कोई मसला, कोई और एथिकल इश्यूज़ तो नहीं है जो मुझे देखने हैं, तो उस टाइम पे पकड़ा जाता है। कई दफ़ा फर्म का एक मॉनिटरिंग का सिस्टम होता है जो हर वक्त हर क्लाइंट पे देखता रहता है कि कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है। फिर वो देखते हैं कि कुछ शिकायतें आई हैं। फॉर एग्जांपल किसी जगह रिपोर्ट हुआ कि किसी ने बताया कि जी मेरे साथ एक ट्रेनी है, वो ज़रा आजकल बड़ा परेशान सा है क्योंकि उसका भाई इसी क्लाइंट में मौजूद है, उसने बताया भी नहीं। तो इस तरह की शिकायतें जो है उनके ऊपर क्या वो हुआ, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस बने, क्या पॉलिसीज़ बनी। तो इन्होंने एक कोड ऑफ एथिक्स का एक बोर सा पैराग्राफ उठा के डाल दिया। उन्होंने कहा ये आपकी पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स, आपकी ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट, आपकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिक्वायरमेंट, आपका सिस्टम, ये सारी चीज़ें कई दफ़ा या तो आपको थ्रेट तक जाने नहीं देते, या थ्रेट अगर हो जाए तो उसको टाइम से आइडेंटिफाई करते हैं। जब थ्रेट की आइडेंटिफिकेशन करनी है तो फिर हमें पता होना चाहिए कि थ्रेट कितनी तरह के हैं। तो थ्रेट 5 तरह के हैं। ये ऑडिट की दुनिया में जब भी हम बात करते हैं तो 5 तरह के मसले हैं जो आपको मुतज़लज़ल कर देते हैं। सेल्फ इंटरेस्ट जिसमें ज़ाती मफाद होता है, सेल्फ रिव्यू जिसमें अपना काम देखना पड़ जाता है, एडवोकेसी जिसमें आप किसी को इस लेवल पे सपोर्ट करते हैं कि आपकी सही और गलत की पहचान ख़त्म हो जाती है, फेमिलियरिटी में आपका कोई दोस्ती ताल्लुक़ वगैरह होता है, और इंटीमिडेशन में आपको कोई डर खौफ वगैरह होता है। एग्जाम्पल्स के साथ थोड़ा सा अगर इसे देखें तो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट जिसमें आपका कोई ज़ाती मफाद है। ज़ाती मफाद नॉर्मली फाइनेंशियल मफाद को कहते हैं। ज़ाती मफाद कैन भी कि आपको क्लाइंट से कोई बड़ा बिजनेस है, आपका क्लाइंट के साथ एक अच्छा बिजनेस चल रहा है, अगर क्लाइंट को नाराज़ करेंगे तो आपका बिजनेस हाथ से चला जाएगा। ज़ाती मफाद कैन भी कि आपको वहाँ से कोई तनख्वाह आती है, कोई बेनिफिट आता है, कोई गिफ्ट्स वगैरह वो आपको देते हैं।
ज़ाती मफाद कैन बी के क्लाइंट ने आपसे कह दिया हमारे पास आ जाना, नौकरी कर लेना, आर्टिकल्स ख़त्म होने वाले हैं, हम तुम्हें नौकरी दे देंगे। तो क्लाइंट में आपके शेयर्स हैं, क्लाइंट में आपकी इन्वेस्टमेंट है, क्लाइंट के साथ आप बिज़नेस डील करते हैं, क्लाइंट को आप चीज़ें सप्लाई करते हैं। तो अगर आपका क्लाइंट से कुछ इस तरह का ताल्लुक़ है कि आपका ज़ाती मफाद वहाँ पे आ जाए, तो ये एक थ्रेट है। सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई करना होता है कि थ्रेट कौन सा है। तो हमें इन पांचों कैटेगरीज का फ़र्क पता होना चाहिए। तो सेल्फ इंटरेस्ट ईजी है, क्लियर है कि अगर आपका कोई ज़ाती मफाद हो। डन। सेकेंड लेवल पे जाते हैं, सेल्फ रिव्यू थ्रेट। कई दफ़ा आपके सामने एक ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है जो खुद आपने ही बनाई होती है या उसके बनाने में आपका अहम किरदार रहा होता है। फॉर एग्जांपल, आपने कुछ अर्से पहले इनको अकाउंट्स बना के दिए थे और अब आप ऑडिट करने आए हैं तो आपके सामने वही अकाउंट्स आ गए जो आपने बना के दिए थे। आपने इनको टैक्स एडवाइस प्रोवाइड की थी अकाउंट्स को ऑडिट करते हुए, टैक्स की एक फिगर, और जब आप उस पर पहुंचे आपने कहा ये कैसे आई यहाँ, तो उन्होंने कहा सर आपने ही तो अभी महीना पहले ही तो हमें ये रिपोर्ट दी थी। आपने कहा अच्छा हाँ ठीक है, फिर तो सही है, उस पर टिक लगा के आगे चल पड़ेंगे। उनके कंट्रोल्स पे वीकनेस निकालने से पहले आपको अगर कोई बता देगा कि हमारी ही फर्म ने यहाँ कंट्रोल्स डेवलप करके दिए हैं, तो सेल्फ रिव्यू में क्या होता है कि आपके सामने अपना काम आ जाता है। जब अपना ही काम अपने सामने आ जाता है तो दो मसले होते हैं। नंबर 1, अपने काम में गलती नज़र ही नहीं आती। नंबर 2, अगर नज़र आ जाए तो आप बताते नहीं किसी को, क्योंकि उन्हें बताएंगे तो वो कहेंगे कि ये क्या बात हुई, आपने ही तो हमें ये टैक्स की वर्किंग दे के दी थी, उस वक्त आपने पैसे ले लिए, अब आज आप कह रहे हो कि वो वर्किंग गलत थी। तो टेक्निकली इसमें हम ये देख रहे होते हैं कि आपके सामने कोई ऐसी चीज़ आए कि सब्जेक्ट मैटर जिस पे आपने एश्योरेंस देनी है वो आपने बनाया है या आपके हाथ से गुजरा हो या आपकी उसमें मेजर इन्वॉल्वमेंट रही हो। आप कुछ अर्से पहले तक वहाँ अकाउंट्स के डिपार्टमेंट में थे और इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आधे से ज़्यादा डिस्क्लोजर आपके अपने हाथ के बने हुए हैं। अकाउंट्स डिपार्टमेंट में आपका कोई ऐसा करीबी रिलेटिव मौजूद है जो कि अक्सर कंफ्यूज हो कि आपको कॉल करके मशवरा लेता था यार प्रोविजन का डिस्क्लोजर कैसे डालूं, और आप कहते थे यार ऐसे कर दो ऐसे कर दो ऐसे कर दो, और अकाउंट जब सामने आए तो अक्सर डिस्क्लोजर आपके मशवरे से बने हुए थे। तो सेल्फ रिव्यू थ्रेट। देन फेमिलियरिटी थ्रेट, आपका कोई जान पहचान का बंदा क्लाइंट में, आपका दोस्त हो सकता है, आपका कज़न हो सकता है, आपका फैमिली मेम्बर हो सकता है करीब का दूर का, आपका कोई बिजनेस पार्टनर हो सकता है, आपका कोई और इस तरह से किसी भी किस्म का ऐसा रिलेशन, या आपकी क्लाइंट से इस लेवल की दोस्ती हो कि पिछले 10 साल से आप उनको ऑडिट करते आ रहे हैं, या अक्सर वो आपको तोहफे देते रहते हैं और तोहफे देने से मोहब्बत बढ़ती है और मोहब्बत से दोस्ती भी बढ़ जाती है, तो आपका वो तोहफे देने वगैरह की वजह से वो मामला भी बेहतर हुआ वो, तो दैट इज़ फेमिलियरिटी थ्रेट। फेमिलियरिटी थ्रेट में अपना मफाद नहीं होता, अपना काम सामने नहीं आता, लेकिन हम में किसी दोस्त का मफाद नज़र आ रहा होता है। हम किसी बंदे के ख़िलाफ़ इसलिए शिकायत नहीं लगाते कि वो हमारा अपना ताल्लुक़ वाला बंदा होता है। हम किसी बंदे के ख़िलाफ़ इसलिए नहीं जाते कि हम उसके ख़िलाफ़ जाएंगे तो कल को फैमिली हमारा बाइकआउट कर देगी कि जी आपने क्या किया है। तो फेमिलियरिटी थ्रेट, फेमिलियरिटी थ्रेट इज़ जान पहचान वाला कोई बंदा इस तरह से। इनको डिफ्रेंशिएटेड रखना बड़ा ज़रूरी है। एडवोकेसी थ्रेट, अक्सर थ्रेट आपस में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। फेमिलियरिटी और सेल्फ इंटरेस्ट को अक्सर लोग इकट्ठा कर देते हैं, एडवोकेसी और सेल्फ रिव्यू को कई दफ़ा मिक्स कर देते हैं। एडवोकेसी थ्रेट इज़ आप किसी को एडवोकेट करते हैं, किसी को सपोर्ट करते हैं, किसी के बारे में नारे लगाते हैं और कल को बंदा गलत निकल आता है और आपने पब्लिकली कहा है कि वो सही है, तो फिर आपके ऊपर बड़ी मुश्किल सिचुएशन आ जाती है। एक क्लाइंट है, उसने अपना प्रोस्पेक्टस इशू करना था, उसको एक ऑडिटरी रिपोर्ट चाहिए थी, आपने कहा जी इनका फाइनेंशियल प्लान बिल्कुल सही है, अगले 5 साल की प्रोजेक्शन जो उन्होंने बनाई है मैंने देखा है, आ जाओ खुल के इन्वेस्ट कर लो। साल बाद ऑडिट करने पहुँचे और अब जब हम साल बाद ऑडिट करने पहुँचे और हमने कहा जी इस कंपनी की अक्सर पॉलिसियों में मसला है, तो जब मार्केट में रिपोर्ट आएगी तो लोग कहेंगे अजीब ऑडिटर है, हमारे पैसे लगवाने थे तो कहता था बहुत अच्छी पॉलिसियाँ बनाते हैं, अब कह रहा है पॉलिसियों में मसला। तो मसला भले पॉलिसियों में, चूँकि आप एक दफ़ा उन्हें सपोर्ट कर चुके हैं, पब्लिकली सपोर्ट कर चुके हुए हैं, पब्लिक फोरम पे सपोर्ट कर चुके हुए हैं, आपने दुनिया को एक रिपोर्ट दी थी जिसमें आपने उन्हें सपोर्ट किया था, अब आपको वो बुरे लग भी रहे होंगे तो आप उनको बुरा नहीं कह सकेंगे, क्योंकि अब आपकी जंग अपने आप से होगी, आपकी जंग होगी समाज से। जो जैसे सियासी पार्टीज़ के साथ होता है कि आप लोग अक्सर अपनी अपनी पसंद की सियासी पार्टी के लिए नारे लगा देते हैं कि जी मेरा डार आएगा तो मुल्क की मईशत ठीक कर देगा, मेरा असद उमर आएगा तो मुल्क को जो है वो सोने के ज़खायर निकाल के दे देगा। जब आप इस लेवल पे प्रमोट और एडवोकेट करते हैं और कल को बंदा परफॉर्म नहीं कर पाता, फिर मुँह छुपाते फिर रहे होते हैं और फिर ज़बरदस्ती कहते हैं नहीं उसकी ये ऐसे करके ये जो ये वाली चीज़ ऐसे करके ऐसे है ना ये परफॉर्मेंस है। तो ये पॉइंट होता है
एडवोकेसी का, तो एडवोकेसी बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, सबसे ज़्यादा इसमें जो खतरा एडवोकेसी का है। लेकिन एडवोकेसी तक चार्टर्ड अकाउंटेंट बड़ा मुश्किल से पहुंच पाता है जब वो इतने पब्लिक लेवल पे। ये नॉर्मली दो इसकी एग्जांपल्स दी जाती हैं, जब आपने क्लाइंट के शेयर इशुएंस के प्रोसेस में उनको पब्लिकली सपोर्ट किया, या किसी लिटिगेशन में जाके कहा कि ये तो निर्दोष है, ये तो बहुत ही मासूम आदमी है, ये तो गलती करता ही नहीं है। और अब अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करते हुए अगर आप एडवर्स रिपोर्ट दें कि बहुत ही घटिया लोग हैं, तो दुनिया आपको माफ़ नहीं करेगी। वो कहेगी जी उस लीगल केस में तो आपने कहा कि इन जैसा शरीफ आदमी कोई नहीं, और अब आप ही कह रहे हैं कि इन जैसा घटिया आदमी कोई नहीं, तो ये गलत बात है। तो इसमें हम अपना मफाद नहीं, अपनी ईगो, अपना पब्लिक इमेज बचाने के लिए गलत को सही या सही को गलत नहीं कह पाते। देन कम्स इंटिमिडेशन थ्रेट। बाकी सारे थ्रेट थे हवाई ख्याली, ये है फिजिकल थ्रेट। इंटिमिडेशन थ्रेट, जब आपको कोई डराए, जब आपको कोई धमकाए, आप कहें कि जी मैं आपकी ऑडिट रिपोर्ट ख़राब कर दूंगा, वो कहे मैं आपको उठा के नहर में फेंक दूंगा। अब बाकी सारी बातें थी कि अच्छा कज़न का मैं कितना ख्याल करूंगा, ये तो उठा के मुझे नहर में फेंक देगा। तो सबसे पहले तो मैंने नहर में फेंकने से बचना है ना, और किसके लिए? फम के लिए। इतना थोड़ा सा स्टाइपेंड, जान पे खेल जाऊँ हैं 16-17 हज़ार रुपये के लिए। अच्छा 20,000 रुपये दे रहे होते तो जान पे खेल जाता, 10 लाख वाला भी जान पे नहीं खेलता। इंसान बड़ा खुदगर्ज है। इंटिमिडेशन जब इंसान पे आती है ना, वो सारे कवानीन सारी चीज़ें भूल जाता है, वैशी हो जाता है। जब मरने वाला इंसान हो ना, तो साथ एक बंदा मरा हुआ उसका गोश्त खाता है कि जब तक ज़िंदा रह सकूं कम अज़ कम जैसे भी है ज़िंदा रह के दिखाना है। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट बड़ी जालिम है। जब हलक तक बात आती है तो इंसान के अंदर से दरिंदा बाहर निकल आता है। रेगुलर क्लास में शायद मैंने बताया हो, साइकोलॉजिकल स्टडीज़ ये कहती हैं कि दुनिया में जो सबसे ज़्यादा मुक़द्दस और प्यार वाला रिलेशन है ना, वो माँ और बच्चे का, और ख़ासतौर पर जो बिल्कुल शीरख्वार बच्चा है, बिल्कुल छोटा बच्चा जो अभी कुछ अर्से पहले पैदा हुआ है, उसका और माँ का रिलेशन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और सबसे ज़्यादा प्यार वाला रिलेशन है। वो कहते हैं कि अगर इन दोनों को इकट्ठे पानी में फेंक दें तो माँ पूरी कोशिश करेगी कि मर जाए लेकिन बच्चा सतह पे रहे। बच्चे को हमेशा ऊपर करने की कोशिश करेगी और ख़ुद मरने की कोशिश करेगी, या मतलब कोशिश करेगी कि आखिरी सांस तक बच्चे को बचा लूँ। फिर वो कहते हैं जब आखिरी सांस आएगा उस बच्चे पे पाँव रख के बाहर निकलने की कोशिश करेगी। कोई बात नहीं, फैक्ट्री है, मतलब बच्चा कोई बात नहीं, मतलब फिर कभी सही अपनी जान तो बचाएं। अपनी जान है तो बच्चे आते रहेंगे ज़िंदगी में। अपना आप, अपने आप को इंसान सबसे पहले प्लेस करता है। तो वो माँ और बच्चे का जो इतना मुकद्दस रिलेशन था, जब उसकी रूह तक बात आ गई, जब उसकी जान निकलने वाली हो गई, तो उसके अंदर से एक वहशी दरिंदा निकला और उसने उस बच्चे को मार के अपने आप को बचाने की कोशिश की। कभी बड़ा शदीद ज़लज़ला आए ना और आप किसी दोस्त के साथ खड़े हो, फिर आपको पता लगेगा। वो दुड़की मार के दौड़ेगा, आप रास्ते में खड़े हुए हैं, आपको धक्का मार के जाएगा कि यार तू मर, मैं जा रहा हूँ। तो इंटिमिडेशन, जब जान पे बात आएगी ना, जब थ्रेट होगा कि आपके खिलाफ लीगल कार्रवाई होगी, आपको छोड़ेंगे नहीं, आपको फिजिकली टॉर्चर करेंगे, आपके साथ यूं बुरा करेंगे, आपके साथ यूं बुरा करेंगे, तो ये वो चीज़ें हैं जहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है उसके कदम डगमगा सकते हैं। बिरयानी की प्लेट तो वो सेल्फ इंटरेस्ट में आ जाता है ना। इंटिमिडेशन में तो जो है वो खौफ, डर, धमकी और इस तरह की चीज़ें। ये बातें समझ आई? तो इसका मतलब है आपका जो थ्रेट है वो इन कैटेगरीज में होगा। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये एग्जांपल्स बार बार पढ़नी चाहिए। अभी नहीं पता लगे आप कहें चलें ज़रा बार बार पढ़ते हैं, तो ये बार बार पढ़नी चाहिए ताकि एक माइंड डेवलप हो और आपको इन सब के फ़र्क समझ आए। दिस कैन हैपन के पेपर में एक सिनेरियो आए और वो सिनेरियो एक से ज़्यादा थ्रेट को अट्रैक्ट कर रहा हो। और एक टाइम था आईकेएप की किताब ने ये बात समझाने के लिए कि एक ऐसी सिचुएशन आ सकती है जिसमें एक सिचुएशन एक से ज़्यादा थ्रेट को जनरेट कर सकते हैं। उसमें वहाँ उन्होंने जो एग्जांपल दी वो बड़ी खूबसूरत एग्जांपल दी। उन्होंने कहा आप जिस कंपनी को ऑडिट करने जा रहे हैं वहाँ का जो CFO है वो आपका फादर इन लॉ है। जब वो बता रहे थे ना कि एक सिचुएशन में कई थ्रेट हो सकते हैं, अब सुसर CFO है, सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ रिव्यू हो सकता है। अकाउंट्स में अक्सर जगह आपको कहो कि बेटा तुम भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, ज़रा बताओ ये चीज़ किस तरह से करूं। सेल्फ रिव्यू आ गया, फेमिलियरिटी आ गया, इंटिमिडेशन। भाईजान मतलब वो उसको आपने उसकी रिपोर्ट ख़राब कर दी तो उसने ज़िंदगी ख़राब कर देनी है आपकी। सुसर और एडवोकेसी। आप लोगों को ये तो नहीं कहेंगे कि अच्छे लोग नहीं हैं, इंटेग्रिटी के मसले हैं।
तो दिस कैन हैपन कि एक सिचुएशन में एक से ज़्यादा थ्रेट हो और आप देखें कि हमने एक एक्सट्रीम ऐसी एग्जांपल देखी जिसमें सारे ही आ जाते हैं। तो पेपर में शर्माना नहीं इस बात पे कि इस चीज़ के एक से ज़्यादा थ्रेट क्यों बन रहे हैं। अगर बन रहे हैं तो लिखना है, जो आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है वो पहले लिखना है। अभी उस तरफ भी आते हैं कि पेपर में इसको सॉल्व किस तरह से करना है। इवेल्युएट थ्रेट को करना है। जब थ्रेट को इवेल्युएट करना है तो आपने देखना है कि क्या ये थ्रेट एक्सेप्टेबल लेवल पे है। क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों तरह से देखेंगे। और किताब यहाँ पे इधर उधर की बातें करती रही, लेकिन ये नहीं बताया कि आप थ्रेट को इवेल्युएट कैसे करेंगे। बस कह दिया आप इन्फॉर्मेशन देखेंगे, लेवल ऑफ थ्रेट देखेंगे, पिछले सेफगार्ड ने क्या किया था, कोई नया थ्रेट है तो उसकी आइडेंटिफिकेशन करेंगे, लेकिन कहीं पे भी ये नहीं कहा कि थ्रेट को मैयर कैसे करेंगे। हमारे सिलेबस में एक्सप्रेसली नहीं है थ्रेट को मैयर करना, और ICAP एक्सप्रेसली नॉर्मली नहीं पूछता। एक या दो दफ़ा के अलावा उन्होंने पिछले 20 साल में थ्रेट की इवेल्यूएशन नहीं पूछी। बट अगर पूछ ले तो हमने उसके लिए तैयार रहना है। तो आपने देखना है जो भी सिचुएशन है उसमें संगीनी कितनी है, रिश्ता कितना करीब का है, अमाउंट्स कितनी बड़ी इन्वॉल्व हैं, ताल्लुक किस तरह का है, वो वहाँ पे किस पोजीशन पे, आप यहाँ पे किस पोजीशन पे हैं, और क्या उस ताल्लुक को ख़त्म करना आसान है या मुश्किल है। इवेल्युएट कर लिया, अब आपने क्या करना है, आपने उसको एड्रेस करना है। एड्रेस करने का उन्होंने कहा कि आप अगर हो सके तो उन सर्कमस्टांसेस को एलिमिनेट करें जिससे थ्रेट क्रिएट हो रहा है। आपकी इन्वेस्टमेंट है जिसकी वजह से आप परेशान हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट बेच दें। अगर वो सिचुएशन नहीं एलिमिनेट कर सकते तो फिर देखें कि कुछ सेफगार्ड लगा के आप उसको अप्लाई करें, उसको थोड़ा सा नीचे लेवल पे लाने की कोशिश करें। और अगर उससे बात ना बने तो आप डिक्लाइन कर दें, आप उसको छोड़ दें। इस सारे उसमें आपकी प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म भी आपने साथ साथ दिखानी है। आपने ओवरऑल ये देखना है कि कोई भी सिग्निफिकेंट जजमेंट, कंक्लूजन या सारा कुछ है वो आप कहाँ तक पहुँचे, कैसे पहुँचे, हर चीज़ को डॉक्यूमेंट करना है। और ख़ासतौर पे रीजनेबल इन्फॉर्म थर्ड पार्टी टेस्ट भी आपने सही से लगाना है। डन। थ्रेट्स को एड्रेस करते हुए अब इसमें क्या होता है कि जब कोड ऑफ एथिक्स का सवाल आता है तो एक ख़ास पैटर्न का सवाल होता है, और केस स्टडी वाले सवालों में सबसे आसान सवाल होता है। इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड कि पेपर में जब आप जाएं तो थ्योरियों वाले सवालों को करने के बाद आपने सबसे पहले अगर किसी केस स्टडी को पकड़ना है तो वो कोड ऑफ एथिक्स है। कोड ऑफ एथिक्स का एक पेट सवाल एक ख़ास पैटर्न का हर दफ़ा आपको नज़र आता है, और आप तकरीबन 10-12 सवालों की प्रैक्टिस करने के बाद बहुत ज़्यादा इसमें तेज़ हो जाते हैं। और चूँकि इसके सवाल छोटे होते हैं तो हो सकता है कि आप जब 6 बजे के बाद वाले सेशन की तरफ जाएं तो सारे ही सवाल प्रैक्टिस हो जाएं। अगेन मतलब जो है ना वो आपने कोशिश करनी है कि जब तक आपकी हिम्मत हो आपने वो सेशन जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि ऑडिट में सिर्फ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, रिटन प्रैक्टिस या सवाल को इंटरप्रेट कैसे करना है। तो मैं आपको थ्योरेटिकली बताऊंगा कि इस सवाल को सॉल्व करने के 3 अच्छे स्टेप्स क्या हैं। पहला स्टेप ये है कि आप थ्रेट को आइडेंटिफाई करें, ओनली लिस्ट डाउन करें। वो कहें बताओ इसमें क्या थ्रेट है, आप कहें इसमें सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट था, एडवोकेसी थ्रेट था, फलाना थ्रेट था, 3 बुलेट डाल दें। क्या मुझे इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है? अगर उन्होंने कहा है आइडेंटिफाई या लिस्ट तो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर उन्होंने ख़ास तौर पे कहा है डिस्कस थ्रेट, डिस्कस द कैटेगरी ऑफ थ्रेट, तो वहाँ डिस्कस करें। या अगर सवाल के नंबर 4 से ज़्यादा हैं, 5, 6 या इस तरह से, तो ये नंबर आपको थोड़ा सा डराते हैं कि इस नंबर के लिए आपको थोड़ा सा जस्टिफाई करना चाहिए। अदरवाइज़ आपने थ्रेट का नाम लिख दिया, ये काफ़ी है, आपको ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि इस थ्रेट को आप थ्रेट क्यों मानते हैं। बट अगर उन्होंने डिस्कस कह दिया या सवाल के नंबर ज़्यादा हुए, और ज़्यादा को मैं क्वान्टिफाई करूँगा 4 से ऊपर, तो अगर 4 से ऊपर हुए तो आपको थोड़ा सा यहाँ खेलना चाहिए। नंबर 2, सिग्निफिकेंस ऑफ थ्रेट ओनली इफ रिक्वायर्ड, नॉर्मली इट्स नॉट रिक्वायर्ड एट कैफ लेवल। लाल रंग से लिखा है पेपर में, हमेशा ज़बरदस्ती आपने एवेल्युएट नहीं करना। सवाल को आंखें खोल के ध्यान से पढ़ना है कि क्या उन्होंने एवेल्युएट कहा है या नहीं कहा, तो एनर्जीज वेस्ट नहीं करनी है। कैफ लेवल पे मुश्किल से 1-2 सवालों में, हमें इतने सारे पास पेपर्स में 1-2 सवालों में ऐसा नज़र आता है कि उसने हमसे एवेल्यूशन करवाई, और बाद में एग्जामिनर के ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक भी होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपके सिलेबस में कब है, मतलब हमें कहीं नहीं सिखाया उन्होंने कि आपने एवेल्यूएट किस तरह से करना है। तो बहरहाल अगर वो कह दें तो मैंने आपको कुछ टोटके बता दिए, रिश्ता, सिग्निफिकेंस, मटीरियलिटी, फलाना, इस तरह से देखना है। देन आपने सेफगार्ड्स देने हैं। सेफगार्ड जब देने हैं तो इसमें 4 स्टेप बाय स्टेप अप्रोचेज हैं। हर सवाल को उठाएं और इन 4 फिल्टर से गुजारें। इनमें से 2, 3 या शायद चारों के चारों फिल्टर्स लग जाएं। पहला फिल्टर क्या है, क्या आप वो रिलेशनशिप या इंटरेस्ट या एक्स्ट्रा फेवर या बेनिफिट जो मिल रहा है वो ख़त्म कर सकते हैं। जी क्लाइंट आपको तोहफे देता है,
तो हम ये तोहफा लेना छोड़ दें, अगर हम ऐसा कर सकते हैं। क्लाइंट में फादर CFO, हम फादर को छोड़ दें, नहीं ये तो नहीं हो सकता, तो फिर अब सेकंड लेवल पे आना पड़ेगा। ठीक है, अगर रिलेशनशिप खत्म हो सकता है, वो रिलेशन, वो ताल्लुक, वो बेनिफिट, वो अमाउंट, वो चीज़ जिससे थ्रेट है, उसको छोड़ दें। अगर नहीं छोड़ सकते तो दूसरा वाला काम, हम उस बंदे को जिसका वो इंटरेस्ट है उसको टीम से निकाल दें। जिस बंदे के फादर वहाँ पे हैं, चलो फादर से ताल्लुक नहीं तोड़ सकता, उस बंदे को तो हम टीम से निकाल सकते हैं। अगर हम ऐसा कर लें तो भी अच्छा है। अगर ऐसा भी नहीं कर सकते, बंदा भी बड़ा ज़रूरी है, कंपिटेंट भी बहुत है, हमारी टीम में उसका इंपॉर्टेंट रोल है, तो फिर तीसरा काम है उस बंदे का काम अपने एक इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट से रिव्यू करवा लें। और अगर ये तीनों स्टेप्स के बाद भी आपको लगता है कि थ्रेट स्टिल इस लेवल पे है कि आपकी जो जजमेंट है उसको ख़राब करेगा, तो फिर आपको विड्रॉ कर लेना चाहिए एंगेजमेंट से। सवाल के थोड़े से ज़्यादा नंबर हैं और आपके मसाले ख़त्म हो गए हैं, तो जेब में से 2 एक्स्ट्रा पॉइंट निकाल के लिख दें। सवाल में अगर ज़्यादा नंबर हो तो 2 टोटका पॉइंट जो हर जगह फिट हो जाएंगे, उनके बड़ों से डिस्कस कर लें, अपने बड़ों से डिस्कस कर लें। डिस्कस दिस इशू एट अप्रोप्रिएट लेवल विद इन द फर्म, डिस्कस दिस इशूज़ विद दोस्त शावत गवर्नेंस। तो ये एक ऐसे होम्योपैथिक किस्म के सेफगार्ड हैं दो, जो कहीं भी फिट हो सकते हैं। अगर ये गेम आपको समझ आ गई तो इसका हर सवाल इस पैटर्न पे हो जाता है। आपने पहले देखना है ताल्लुक ख़त्म हो सकता है या नहीं, फिर देखना है बंदा निकाल सकते हैं या नहीं, फिर देखना है कि इसका काम हम चेक करवा लें, और अगर सब कुछ नहीं होता तो आप एंड पे कहते हैं अगर सबसे पॉसिबल नहीं है तो हम इसको इस तरह से कवर कर लेंगे। जस्ट एक सैम्पल क्वेश्चन आपको समझाने के लिए दिया हुआ है। अगेन पास पेपर की प्रैक्टिस आपकी डिफरेंटली होगी। सवाल कहता है आइडेंटिफाई द थ्रेट विच मे बी इन्वॉल्व एंड सच एज अप्रोप्रिएट। आइडेंटिफाई कहा है और अप्रोप्रिएट सेफगार्ड्स का है 5 नंबर 4 नंबर। ये 5 नंबर इसने कह दिया तो थोड़ा सा यहाँ पे लिख देना चाहिए, इधर 4 नंबर है, ठीक है, हल्का फुल्का गुजारा चला ले। एनुअल ऑडिट ABC प्राइवेट लिमिटेड का इस ईयर का चल रहा है और एंगेजमेंट पार्टनर जो है वो चाहता है कि कामरान को ऑडिट टीम के तौर पे लेके आए, हु जॉइंड द फर्म लास्ट मंथ। पिछले महीने कामरान ने हमें ज्वाइन किया है। बिफोर ज्वाइनिंग द फर्म कामरान वाज एम्प्लॉयड इन फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ ABC। फेमिलियरिटी, सेल्फ रिव्यू, वहाँ से आया तो ताल्लुक वाले बैठे हुए होंगे, और अकाउंट से आया है तो जब सामने अकाउंट्स आएंगे इसके बनाए हुए होंगे। तो सबसे पहले तो हमने देखा कि थ्रेट्स कौन से, हमें समझ आ गया। इवेल्युएट सवाल ने पूछा, नहीं पूछा, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। सेफगार्ड, ये 5 नंबर वाली बात जो है ये हमने कहाँ की थी, 4 से ज़्यादा नंबर पे थ्रेट की डिस्क्रिप्शन देनी है। यहाँ पे हमने मार्क्स की बात बिल्कुल नहीं की। तो मार्क्स 10 भी हों, अगर उन्होंने नहीं पूछा सिग्निफिकेंस, तो हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एंगेजमेंट पार्टनर ऐसा करना चाहता है, अब क्या करें? पहला स्टेप, वो ताल्लुक ख़त्म कर लें। ये बंदा छोड़ आया वहाँ से, अब ताल्लुक तो ख़त्म नहीं हो सकता ना, ताल्लुक तो वो वैसे ही ख़त्म हुआ हुआ है, तो शायद अब स्टेप से हमने नहीं शुरू करना। अगला स्टेप क्या था? कामरान को टीम से निकाल दें। मामू का बेटा कामरान, इसको टीम से निकाल दें। पता नहीं आपको समझ आया नहीं आया? ये एक वो बड़ा मशहूर वो होता था ना, वो मामू का बेटा कामरान था, वो मुल्क से बाहर रहता था। जब से PTI की हुकूमत आई वो फ़ौरन पाकिस्तान आ गया, क्योंकि उसको पता है पाकिस्तान ग्रो करेगा और पाकिस्तान में जाना। तो वो PTI का एक वो मामू का बेटा कामरान इतना मशहूर था कि वो हर जगह पे वो पोस्ट नज़र आती थी। तो कामरान को निकाल दो टीम से। कामरान को टीम से नहीं निकाल सकते क्योंकि कामरान का तजर्बा बहुत है, मैनेजर है, तजर्बा है, समझता है। अब क्या करें? इसका काम किसी पार्टनर से, किसी सीनियर से, किसी इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट से रिव्यू करवा लें। और अगर उसके बावजूद भी आपको लगता है कि कामरान की एसोसिएशन इस वक्त जो है वो नुकसानदेह हो सकती है, दूसरे में क्या हो रहा है? नासिर ऑडिट मैनेजर है एक जगह पे और उसके फादर के पास 10,000 शेयर हैं। नासिर ने बताया कि उसके फादर के पास क्लाइंट के 10,000 शेयर हैं। तो उससे क्या कहेंगे? फादर से ताल्लुक तोड़ दो। फादर से कहोगे शेयर्स बेच दें, अगर बेच सकते हैं। ना बेच सकें, नासिर को टीम से निकाल दें। नहीं निकाल सकते, नासिर का काम कोई और देख ले। और एंड पे लिख दें अगर ये सारा कुछ करने से थ्रेट सिग्निफिकेंस लेवल से नीचे नहीं आता, विड्रॉ कर दें। सर इसमें एक और पॉइंट भी लिख सकते हैं, वो मतलब यानी कि क्लाइंट से किसी और लोअर एरिया पे उसको पॉइंट करना। अब अगेन सवाल ने ना हमें बड़ा क्लियर कट हिंट दे दिया कि वो ऑडिट मैनेजर है, अब टीम मेंबर नहीं था।
ऑडिट मैनेजर तो वैसी बड़ी संगीन पोजीशन है। अगर ये एवेल्यूएशन की बात करते हैं तो मैं तो इधर रोना शुरू कर देता कि ये तो टीम का हेड ही अगर वो हो गया, इंटरेस्टेड हो गया, तो टीम तो तबाह हो जाएगी सारी की सारी। लेकिन उन्होंने एवेल्यूएशन नहीं पूछी। ये बात समझ आई? सर ये इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी और फर्म का? नहीं, इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट का मतलब है कि जिसका इससे कोई डायरेक्ट मटेरियल इंटरेस्ट ना हो। तो नॉर्मली क्या होता है कि आपकी फर्म का अपना कोई सीनियर पार्टनर या आपका कोई डिफरेंट डिपार्टमेंट का, फर्म्स में ना ये क्या होता है जी, डिपार्टमेंट ए है, ये इसके ऑडिट क्लाइंट्स हैं, डिपार्टमेंट बी है, ये डिपार्टमेंट सी है, तो कई दफ़ा ये एक दूसरे के भी इस तरह के ऑडिट्स कर रहे होते हैं, तो उसको दिखा दें। फिर इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट ज़रूरी नहीं पार्टनर हो, कोई सीनियर मैनेजर भी हो सकता है जो उन ऑडिट्स को ना देखता हो, वो कुछ और ऑडिट्स को देखता हो। एक फर्म के पास 40 ऑडिट हो सकते हैं, 50 ऑडिट हो सकते हैं, तो उनमें से 10 ऑडिट एक मैनेजर देख रहा है, वो मैनेजर किसी और ऑडिट का वाले बंदे का रिव्यू कर सकता है। वर्क एग्जाम जी, एंगेजमेंट पार्टनर भी इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। एंगेजमेंट पार्टनर चूंकि इसी क्लाइंट पे है और वो इसके साथ मुसलसल कनेक्टेड है, तो उसको इंडिपेंडेंट नहीं कह सकते, लेकिन वो एक कॉम्पिटेंट ज़रूर है। अब हमने क्या किया, 5 नंबर का सवाल था, हमने कहा सेल्फ रिव्यू फैमिलियरिटी राइट क्रिएट होंगे, और 5 नंबर थे तो हमने कहा चलो थोड़ा सा आगे भी लिख देते हैं, क्योंकि कामरान ने वहाँ एम्प्लॉय के तौर पे सर्व किया। थोड़ी सी रीज़न दे दी तो डिस्कशन हो गई एक तरह की। सेफ गार्ड, कामरान को निकाल दें, इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट को रिव्यू के लिए बुला लें, अगर थ्रेट मिटिगेट नहीं कर सकते तो विड्रॉ कर लें। दूसरे केस में, नासिर के केस में, हमने पहले शेयर्स बिकवाने की कोशिश की, फिर नासिर को टीम से निकालने की कोशिश की, फिर इंडिपेंडेंट उसकी तरफ आए, और ये सारा कुछ। इनमें से कहीं पे भी आप वो बातें लिख ही सकते थे कि उनके बड़ों और अपने बड़ों पे डिस्कस कर लो। इसके बाद सबसे फेवरेट स्लाइड है, इस पे लिखा हुआ है ब्रेक, ठीक है। 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 5:04 हो रहे हैं, 5:14 पे फिर चैप्टर 2 को स्टार्ट करते हैं। कोई भी चैप्टर जब स्टार्ट होता है तो हमें ये पहले समझना ज़रूरी है कि ये कौन सा वाला चैप्टर है। तो ये कौन सा वाला चैप्टर है? चैप्टर नंबर 2, ठीक है। ये नॉलेज बेस्ड चैप्टर है, सीधे सीधे सवाल। 3 एरियाज हैं, 210, 220 और तीसरा जो हमने नहीं पढ़ना। क्यों? जब हम ये 2 एरियाज पढ़ चुके होंगे और पीछे कोड ऑफ एथिक्स पढ़ चुके हैं और सारा कुछ है, तो हम तकरीबन सारी बातें डिस्कस कर चुके हैं, सिवाय एक पिछले चार्टर्ड अकाउंटेंट और नए चार्टर्ड अकाउंटेंट की आपस की एक गुफ्तगू है। तो जस्ट उसके ऊपर हम आइडिया देखेंगे। बाकी उन्होंने चीज़ों को रिपीट किया है, कोड ऑफ एथिक्स के वो एरिया उठाया है जो ऑलरेडी हम किसी और स्टैंडर्ड में देख के भी आ रहे हैं। तो 210 एंगेजमेंट की एक्सेप्टेंस, टर्म्स वगैरह सेट करने से रिलेटेड है, और 220 ऑडिट की क्वालिटी से रिलेटेड है। तो ये 2 स्टैंडर्ड यहाँ पे, और तीसरा कोड ऑफ एथिक्स का थोड़ा सा पोर्शन अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिट से रिलेटेड। तीनों से रटा बेस्ड सवाल। कोड ऑफ एथिक्स का जो थोड़ा सा पोर्शन है वहाँ से एक आध सवाल आपको नज़र आता है इतने सारे ईयर्स में। 210 से सबसे ज़्यादा सवाल नज़र आते हैं। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, पास पेपर देखते हैं तो 220 के सवाल उन्हें ज़्यादा नज़र नहीं आते, तो वो एक्साइटेड हो जाते हैं, वो समझते हैं शायद 220 से सवाल नहीं आते। 220 कोई 2 से 3 अटैम्प्ट पहले हमारे सिलेबस में ऐड हुआ है, और 3 अटैम्प्ट पहले भी जब ऐड हुआ था तो कन्फ्यूजन थी कि ये सिलेबस का हिस्सा है या नहीं है, और आई के अपने पहले ऐड किया, फिर क्लैरिफिकेशन दे दी अभी नहीं है, अगली दफ़ा सिलेबस का हिस्सा होगा। तो 220 बेचारे को अभी मौका ही नहीं मिला ज़्यादा। तो ऐसा ना हो कि आप पास पेपर देख के समझें कि 220 हल्का स्टैंडर्ड है, इसको छोड़ दिया जाए। वो हल्का नहीं है, बस उसका पीछे पास पेपर्स में रेफरेंस इसलिए नहीं है कि वो सिलेबस में शामिल नहीं हुआ करता था। 210 से कहानी शुरू करते हैं, ऑब्टेनिंग एन एंगेजमेंट। जब आप एक क्लाइंट की तरफ जाते हैं तो जो हमारा पहला स्टेप है, हम उससे कुछ चीज़ें तय करते हैं। क्लाइंट ने हमें अप्रोच किया, उसने कहा जी आप हमारा ऑडिट करोगे। कुछ एथिकल चीज़ें जो हमने साथ साथ देखनी है कि वो ईमानदार लोग हैं या नहीं, गलत बिजनेस तो नहीं कर रहे, मार्केट में उनका गलत रिप्यूट तो नहीं है, उनका कोई लाइसेंस वगैरह तो नहीं कैंसिल हुआ, कोई मेल प्रैक्टिसेस तो नहीं है, कोई गड़बड़ें वगैरह तो नहीं करते, कोई इस तरह के मसलों मसाइल तो नहीं है, वो देखना है। पिछले ऑडिटर से पूछना है तुम्हारे साथ बुरा तो नहीं किया इन्होंने, ऐसा तो नहीं हुआ। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमने बाय द वे करनी है। लेकिन 210 उससे एक स्टेप आगे जा रहा है। वो कहता है लेट्स, आपने ये सारी चीज़ें तय कर ली, अब क्लाइंट से आपकी बातचीत शुरू हो रही है। अब आपने जो है ये देखना है कि क्या मुझे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक उसको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है या नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्लाइंट के सामने रख देते हैं प्री कंडीशन। प्री कंडीशंस का मतलब है वो बुनियादी कंडीशंस जो हमेशा एक प्रोफेशनल अपने क्लाइंट के सामने रखता है।
आप एक प्रोफेशनल से सर्विस लेने जाते हैं, आप कहते हैं कि जी मुझे ये लैपटॉप पे विंडोज़ 11 इंस्टॉल कर दो। वो कहता है भाई तुम्हारा लैपटॉप इस काबिल नहीं है कि विंडोज़ 11 का वज़न बर्दाश्त कर सके। कम से कम इतनी रैम और इतने प्रोसेसर वाला लैपटॉप लेके आओ, मैं तुम्हें विंडोज़ इंस्टॉल कर दूंगा। अब आप उससे लड़ें, आप कहें यार मैं पैसे दे रहा हूँ ना, मेरे से 500 रुपये पकड़ो, मुझे विंडोज़ इंस्टॉल कर दो। अगर वो एक अच्छा प्रोफेशनल है तो वो कहेगा नहीं भाई आपको ये सर्विस मैं प्रोवाइड करूँगा, आपका नुकसान है। अच्छा प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड करते हुए कुछ प्री कंडीशंस रखता है, कुछ बुनियादी बातें रखता है, कुछ चीज़ें सामने रखता है। वो कहता है कि नहीं जब तक ये वाली बात पूरी नहीं होगी मज़ा नहीं आएगा। ऑडिटर भी इसी तरह की बात रखता है। इवन मैं अक्सर क्लास में एग्जांपल देता हूँ कि इवन एक पेंटर भी अगर घर के बाहर पेंट करने आ रहा है तो वो भी आपसे कहता है कि बारिशों का मौसम अभी पेंट मत करवाएं। आप भले उसे कहते हैं यार मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ तुम पेंट कर दो, मेरा घर है, मेरी बारिश, मेरा पेंट ख़राब होगा, तुम्हें क्या मसला। वो कहेगा नहीं साहब ईमानदारी की बात हम करेंगे, पेंट करेंगे तो पेंट ख़राब होगा, या तो पेंट वो वाली क्वालिटी का ला दें मैं कर देता हूँ, नहीं तो इस वक्त मत कराएं आपका नुकसान होगा। अब आप पैसे भी दे रहे होंगे लेकिन वो चूंकि जेन्युइन प्रोफेशनल है तो वो कहेगा जी हमारी बुनियादी शर्त होती है कि इस मौसम में पेंट ना किया जाए, नहीं तो आपको बाद में दुख होगा कि वो सर्विस ज़ाया हो गई। तो ऑडिटर की भी कोई बुनियादी शर्त है। ऑडिटर की वो बुनियादी शर्तें हैं प्री कंडीशन। 2 प्री कंडीशन होती हैं ऑडिटर की। ऑडिटर कहता है मेरी 2 बातें मान लो, मैं आपको ऑडिट करने के लिए आ रहा हूँ। नंबर 1 वो कहता है आपका जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है ना वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए। आप ऑडिट करने के लिए पहुंचो और वो आपको एक फ्रेमवर्क ऐसा दें जो इंश्योरेंस कंपनियों का हो, और ये कंपनी जो है वो काम करती हो किताबें बेचने का। अब किताबें बेचने वाली कंपनी अगर इंश्योरेंस के फ्रेमवर्क को फॉलो करके उस तरह के अकाउंट्स बनाएगा तो यूजर्स को तो नहीं अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल आप ऑडिट करने आए और वो फ्रेमवर्क नॉट फॉर प्रॉफिट इदारों को डील करता है और आप जिनको ऑडिट कर रहे हैं वो नॉट फॉर प्रॉफिट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करने आए हैं और वो जो स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हैं वो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए हैं। तो सबसे पहला अहम सवाल ये है कि भाई तुम्हारा फ्रेमवर्क क्या है। यानी पहले ऑडिटर उस क्राइटेरिया पे बहस शुरू कर देगा कि ये क्या क्राइटेरिया, मैं नहीं मानता इसे, मैं नहीं ऑडिट करूंगा। क्राइटेरिया ऐसा हो जो वाकई तुम्हारे लिए एप्लीकेबल भी हो। तुम हो पार्टनरशिप और तुम फोर्स कैजुअल कंपनीज एक्ट का फॉलो करने के चक्कर में हो, तो ऐसे तो नहीं होता, वो तो लिस्टेड कंपनियां फॉलो करती हैं। तो सबसे पहले देखना है कि क्या उनका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है। फर्स्ट करें एक्सेप्टेबल है, फिर ऑडिटर की दूसरी फरमाइश होगी कि मुझे प्रेमाइज चाहिए आपसे। प्रेमाइज ऑडिटिंग का एक जार्गन है, जैसे प्री कंडीशन है ना, 2 चीज़ों को कहते हैं। प्रेमाइज एक वादे को कहते हैं, एक ऑफिशियल वादा। ऑडिटर उनसे कहेगा कि मैनेजमेंट वालों मुझे लिख के दो, मेरे साथ वादा करो कि तुम 3 काम करोगे। अकाउंट्स बनाना तुम्हारे ज़िम्मे, इंटरनल कंट्रोल सेट करना तुम्हारे ज़िम्मे, और मुझे सारी इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। प्री कंडीशन का टॉपिक आईकेप को काफ़ी पसंद है और बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड, इस पर कई दफ़ा सवाल भी आया हुआ है। तो प्री कंडीशंस आर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल होना चाहिए, प्रेमाइज मौजूद होना चाहिए, मैनेजमेंट ये कहे कि अकाउंट्स, इंटरनल कंट्रोल, ऑडिटर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना उनकी जिम्मेदारी है। सवाल 2 तरह से आ सकता है। वो पूछ सकते हैं प्री कंडीशन क्या है आपका। एक प्री कंडीशन ये है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल होना चाहिए और प्रेमाइज मौजूद होना चाहिए। अगर वो कहें बताओ ऑडिटर कैसे इंश्योर करता है कि प्री कंडीशन मौजूद है, तब आप वैसे ही उतना ही टेढ़े होकर जवाब दे उन्हें। हम पहले इंश्योर करेंगे कि क्या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है और फिर ये इंश्योर करेंगे कि क्या प्रेमाइज अवेलेबल है। तो अगर वो पूछें प्री कंडीशन होता क्या है तो सीधा जवाब। अगर पूछें ऑडिटर कैसे इंश्योर करता है कि प्री कंडीशन मौजूद है, तो हम कहते हैं हम पहले ये इंश्योर करते हैं कि फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है, फिर ये इंश्योर करते हैं कि प्रेमाइज यानी कि मैनेजमेंट का ये वादा कि ये 3 काम उनके जिम्मे है। अगर प्री कंडीशंस मौजूद हैं तो ऑडिट एक्सेप्ट कर लें, लेकिन अगर प्री कंडीशंस मौजूद नहीं है तो आप ऑडिट को मत एक्सेप्ट करें। आप उनके बड़ों से डिस्कस करें, उनसे कहें कि भाई ये देखें ये प्री कंडीशंस मौजूद नहीं है, अगर ये चीज़ें नहीं फॉलो होंगी मैं तो नहीं ऑडिट कर सकता आपका। तो ये बात उनके सामने रखें, और अगर आपकी बात ना सुने तो बेहतर है कि आप वो ऑडिट एक्सेप्ट ना करें। फर्ज करें आपने ऑडिट एक्सेप्ट किया था, उस वक्त चीज़ें सही थी और बाद में वो अपने मादे से मुकर जाए या कोई बहुत बड़ी स्कोप लिमिटेशन आ जाए, कोई बहुत बड़ा आपको काम ना करना दे रहे हो, तो उस वक्त भी अगर पॉसिबल हो, प्रैक्टिकेबल हो, कोशिश करें कि आप विड्रॉ कर लें और उनके बड़ों को ज़रूर बताएं कि देखें जी इस तरह का मामला है, मैनेजमेंट की तरफ से में रिस्ट्रिक्शन है, हम ऑडिट सही से नहीं कर पा रहे। तो प्री कंडीशन मौजूद ना हो या बड़ा लेवल की स्कोप लिमिटेशन हो तो आप ऑडिट एक्सेप्ट ना करें, या एक्सेप्ट किया वो ऑडिट छोड़ दें। डन। देन एंगेजमेंट लेटर, आपका उनका मामला तय हो गया, प्री कंडीशंस पूरी हो गई, अब आप कहते हैं आओ जी अब हम बैठ के एग्रीमेंट साइन करते हैं। एंगेजमेंट लेटर वो एग्रीमेंट है जो ऑडिटर और क्लाइंट के दरमियान है।
अब स्टैंडर्ड इसके कुछ ऑफिशियल कंटेंट बताता है और कुछ जजमेंटल कंटेंट्स बताता है। वो कहता है 5 बातें आपने लाजमी तय करनी है और इन 5 बातों में आपको जान के दुख होगा, पैसों का जिक्र नहीं है। ये पाकिस्तानी ऑडिटर का मसला है कि सबसे पहले पैसे तय होने चाहिए। तो एंगेजमेंट लेटर के अंदर 5 बातें लाजमी होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्या है, आप कौन सी कंपनी के कौन से ईयर के कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या करने आए हो, ऑडिट रिव्यू क्या। तो एक तो ऑब्जेक्टिव तय करें, फिर ऑडिटर के ज़िम्मे क्या क्या होगा, मैनेजमेंट के ज़िम्मे क्या क्या होगा, फ्रेमवर्क कौन सा होगा और एंड रिजल्ट क्या देगा। मतलब बाय द एंड ऑफ द असाइनमेंट व्हाट इज एक्सपेक्टेड। भाई एक एसी वाले को बुलाएंगे जी एसी ठीक करके जाओ, तो बाय द एंड ऑफ दिस हम जाके एसी के पास जाके रिमोट चला के खड़े होकर देखते हैं हाँ ठंडी हवा आ रही है, काम सही हो गया। तो ये ऑडिटर आएगा, काम करेगा, तो ये क्या आउटकम दे के जाएगा। जाते हुए हमें अकाउंट्स पकड़ा के जाएगा, जाते हुए हमारे सॉफ्टवेयर को ठीक करके जाएगा, क्या करके जाएगा, रिपोर्ट दे के जाएगा। तो दिस इज इंपॉर्टेंट कि शुरू में तय कर लिया जाए कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेड आउटकम। तो हम उसे कहते हैं कि एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट। हम ये नहीं पूछते कि बताओ नेगेटिव रिपोर्ट होगी या पॉजिटिव, हम कहेंगे तुम बताओ रिपोर्ट किस फॉर्मेट पे दोगे। वो कहते हैं जी मैं ISA 700 के मुताबिक करूंगा या मैं रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन रेगुलेशन 2018 के मुताबिक रिपोर्ट दूंगा। तो कम से कम ये 5 बातें हर एंगेजमेंट लेटर में होनी चाहिए। मकसद क्या है, मेरी जिम्मेदारी क्या है, उनकी जिम्मेदारी क्या है, फ्रेमवर्क क्या है और एंड पे आउटपुट ऑफ दिस असाइनमेंट क्या है, तय हो गई। फिर उसके बाद क्लाइंट टू क्लाइंट आपको चीज़ें एडिशनली तय कर सकते हैं। कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जिनके साथ पता होता है कि हाँ ठीक है यार ऑडिट इतने अरसे से कराते आ रहे हैं, इनको भी पता है हमें भी पता है। बट कुछ क्लाइंट होते हैं बड़े लीचर से, हर बात पे प्रॉब्लम करते हैं, हर बात पे जो है वो कहते हैं नहीं है तो आपने शुरू में नहीं तय किया था। ऑर्डर कहता है कि जी वो मुझे आपके एसेट्स देखने के लिए पेशावर जाना पड़ेगा, वो कहते हैं नहीं जी आपके एंगेजमेंट लेटर पर कहीं नहीं लिखा हुआ, आपने कहा था हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो, हम पेशावर से इन्फॉर्मेशन आपको लाहौर प्रोवाइड कर देंगे। अब आप कहें नहीं जी मेरा राइट है, उन्होंने कहा नहीं जी हमने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी, करो ऑडिट। तो उस टाइम पे फिर आपको दुख होता है कि काश शुरू में लिख लेता कि अगर मुझे पाकिस्तान में किसी भी लोकेशन पे जाना पड़ा तो आप मुझे लेके जाएंगे। तो कुछ जगह पे ना ऑडिटर की जजमेंट ये कहती है कि कुछ और चीज़ें तय कर लेनी चाहिए कि मैं इस ऑडिट रिपोर्ट के अलावा क्या क्या वो करूँगा, मैं आपसे कितनी दफ़ा मुलाकात करूँगा, मुझे आपके कितने लोगों का कितना कितना टाइम चाहिए होगा, मुझे एक्सपर्ट इन्वॉल्व करना पड़ गया तो उसके पैसे कौन देगा, मुझे ये करना पड़ गया तो उसका मामला क्या होगा। तो एक लिस्ट दी हुई है किताब ने जो कि इसमें से कोई भी काम अगर एडिशनली आपको करना है तो जजमेंट है आपकी। अगर आपको लगता है कि डिफाइन लिख के कर लें तो इस लेटर में डाल दें। लेटर में 5 बातें तो लाजमी लिखनी है। ये इजाफी बातें अगर आपको आपकी सिचुएशन में क्लाइंट ऐसा लग रहा है तो दिस इज गुड कि आप तय कर लो। डन। पेपर में ज्यादातर उन्होंने प्रिंसिपल कंटेंट्स पूछे, लेकिन एक दफा उन्होंने ये वाले कंटेंट्स में से कहा था कोई से 4 बता दे। असूलन आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप अगर 1-2 दफ़ा इस लिस्ट को देखेंगे तो इनमें से 3-4 ऐसे हैं जो जहन में रह जाएंगे। और चूंकि ये जजमेंट बेसिस पे हैं, ये स्टैंडर्ड ने एब्सोल्युटली हमें नहीं कहा, तो हम थोड़ा बहुत इसमें सेल्फ राइटिंग भी कर सकते हैं कि ऑडिटर अगर उनको एंड पे लेटर ऑफ वीकनेस देना चाहता है तो उनसे वो कर ले, ऑडिटर उनसे 2 एक्स्ट्रा मीटिंग करना चाहता है तो वो, ऑडिटर फीस की पेमेंट के बारे में कुछ तय करना चाहता है कि आधे पैसे शुरू में लूँगा आधे बाद में लूँगा, कुछ भी एडिशनली जो आपको जजमेंट आपकी कहती है कि आप तय कर लो वो आप तय कर सकते हैं। डन। रेकरिंग ऑडिट, रीअकरिंग ऑडिट। अगर एक ही कंपनी का बार बार ऑडिट हो रहा है तो बजाय इसके कि मैं हर दफ़ा एक नया एंगेजमेंट लेटर बनाऊँ, उसमें फिर से लिखूँ ऑर्डर के मकासद क्या हैं, उनके मकासद क्या हैं, फिर से लिखूँ कि मेरी रिपोर्ट किस किस्म की होगी, फिर से बताऊँ फ्रेमवर्क क्या है। जब एक दफ़ा तय हो गया तो बार बार क्यों लिखा जाए। 210 अलाउ करता है कि आप एक एंगेजमेंट लेटर ओवर मैनी ईयर्स चला सकते हैं। आप एक एंगेजमेंट लेटर लिखिए, उसमें कहें कि जब तक हम आपका सालाना ऑडिट करते रहेंगे, ये हमारी टर्म्स है, दिस कैन हैपन। स्टैंडर्ड कहता है कि थोड़ा सा आंखें खुली रखो, बस ध्यान रखना कि कहीं ऐसे कोई सर्कमस्टांसिस तो नहीं है जिसमें रिवीजन की ज़रूरत है, या मैनेजमेंट को रिमाइंड कराने की ज़रूरत तो नहीं है कि क्या टर्म्स हमारी तय हुई थी। तो सम टाइम कुछ ऐसी चेंजेस होती हैं, सम टाइम आप मैनेजमेंट को कुछ रिमाइंड कराना चाहते हैं, फॉर दैट पर्पज़ आपको एंगेजमेंट लेटर चेंज करना पड़ सकता है। एंगेजमेंट लेटर में हर अगले ऑडिट पे दोबारा क्यों देना पड़ सकता है, छोटी छोटी रीज़न हो सकती है। मैनेजमेंट में कोई चेंज आ गई, टर्म्स में कोई चेंज आ गई, ओनरशिप में चेंज आ गया, हमारी फर्म के स्ट्रक्चर में चेंज आ गया, उनके बड़ों जिन्होंने साइन किया था वो छोड़ के चले गए, हमारे बड़े जिन्होंने साइन किया था वो छोड़ के चले गए। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ठीक करना चाह रहे हैं, कोई टर्म बेहतर करना चाह रहे हैं, किसी चीज़ को दोबारा लिखना चाह रहे हैं, कोई फीस वगैरह का नया अरेंजमेंट है, कुछ भी ऐसी चीज़ें जिससे आपको लगे कि इस दफ़ा रिवाइज होना चाहिए। तो नॉर्मल रूल क्या है, यू कैन यूज़ 1 लेटर ओवर द ईयर्स। रिकरिंग ऑडिट पे आप एक ही लेटर से हर साल काम चला सकते हैं, जब तक कि ऐसी सिचुएशन ना हो कि टर्म्स में कोई चेंज आ जाए,
या जब तक ऐसा ना हो कि आपको ज़रूरत पड़े कि भाई मैनेजमेंट के पुराने बंदों को पता था, उनके साथ बात तय हुई थी, अब तो ये सारे नए डायरेक्टर्स हैं, इनको नहीं पता, तो बेहतर है कि हम एक दफ़ा लेटर रिवाइज कर लें। इसी तरह से आपको ऑडिट के दरमियान मैनेजमेंट वाले कहते हैं जी हमने टर्म्स चेंज करनी है। आप पहले जो है वो 20 जगह का ऑडिट कर रहे थे, अब आप 10 जगह का ऑडिट करेंगे। पहले आप सारे एरियाज पे ऑडिट कर रहे थे, अब आप डेटर्स और इन्वेंट्री का ऑडिट नहीं करेंगे। क्लाइंट अगर बीच में अचानक से हमें कहे कि टर्म्स चेंज करनी है, वो क्या पहले आप बड़ा लंबा चौड़ा ऑडिट कर रहे थे, अब हम आपसे सिर्फ रिव्यू करवाएंगे, तो उनसे लड़ना नहीं शुरू हो जाएंगे। हम पूछेंगे क्यों, तो हो सकता है वो कहें कि पहले लॉ में लिखा हुआ था कि हमारी कंपनी ऑडिट करवाए, इस वक्त लॉ ये कहता है कि हमारी कंपनी रिव्यू से भी काम चला सकती है, और आपने जितना काम कर लिया रिव्यू के लिए इतना बहुत है, 1-2 दिन और काम करें और रिव्यू की रिपोर्ट दे दें। दिस कैन हैपन कि क्लाइंट आपको चेंज ऑफ सर्विस कह दे, चाहे क्लाइंट आपको चेंज ऑफ टर्म्स कह दे, क्या क्लाइंट की बात पे लड़ पड़े। जस्टिफिकेशन देखें, स्टैंडर्ड कहता है कि जस्टिफिकेशन 2-3 तरह की हो सकती है। हो सकता है कोई जेन्युइन चेंज इन सर्कमस्टांसेस हो, जैसे मैंने आपको कहा लॉ वगैरह चेंज हो गया। हो सकता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी पिछले टर्म्स में और वो चाह रहे हैं कि वो जुमला थोड़ा सा क्लैरिफाई करके लिख लिया जाए। और तीसरा हो सकता है वो आपका स्कोप लिमिट करना चाह रहे हो, आपको रोकना चाह रहे हो। तो स्टैंडर्ड कहता है अगर आपको रोकना चाह रहे हैं तो ये रीज़न जस्टिफाइड नहीं है, लेकिन कोई मिसअंडरस्टैंडिंग बेहतर करना चाह रहे हैं या कोई इस तरह की बात है जो चेंज इन सर्कमस्टांसेस है, आप उसके ऊपर बात कर सकते हैं। अगर क्लाइंट चेंज करना चाहता है और आप एग्री नहीं करते और आप कहते हैं मैं नहीं चेंज करना चाहता, और क्लाइंट कहता है मैं नहीं चाहता कि आप ऑडिट करें, तो इससे पहले कि वो चपेड़े कराए ऑडिट छोड़ के चले जाए, इज्जत से खामोशी से ऑडिट छोड़ के आ जाएं। वो कहते हैं इफ ऑडिटर इज अनेबल टू एग्री टू दैट चेंज ही शुड विथड्रॉ फ्रॉम एंगेजमेंट एंड कंसिडर वेयर देयर इज एन ऑब्लिगेशन टू रिपोर्ट दिस टू दोस्त विद गवर्नेंस ओनर और रेगुलेटर्स। और फिर देखिए कि शिकायत किस किस को लगानी है, इनके बड़ों को, किसी रेगुलेटर को, किसी अथॉरिटी को, कि देखिए जी मैं ऑडिट करना चाह रहा था, ये इन्होंने टर्म्स चेंज कर दी। तो इसका मतलब है कि अगर टर्म्स चेंज हो और ऑडिटर एग्री ना करे तो ऑडिटर के पास एक ही सोल्यूशन है, छोड़ाए, विड्रॉ कर दे, वरना एंड पे सिर्फ लड़ाई होगी। देखिए लिमिटेशन ऑन द स्कोप अगर वो लगा रहे हैं तो देखना पड़ेगा कि वो स्कोप क्यों लिमिट कर रहे हैं। अगर वो इसलिए लिमिट कर रहे हैं कि वो नहीं चाहते आप इन्वेंट्री को चेक करें तो गलत बात है। अगर वो रीजनेबल जस्टिफिकेशन दे दें, हाँ, अब अगर वो रीजनेबल जस्टिफिकेशन दे दें, जिसकी एक एग्जांपल किताब ने दी कि अगर वो ऑडिट को रिव्यू पे ले जा रहे हैं और उसके पीछे कोई लेजिटिमेट रीज़न है, वो कह रहे हैं स्कोप कम कर दें, अब आपने उतनी डिटेल में नहीं करना, कम करना है। क्यों? क्योंकि सर्विस चेंज हो रही है। जब सर्विस ही चेंज हो गई तो टेक्निकली वो ऊपर की जेन्युइन चेंज इन सर्कमस्टांसेस में भी आ गई। अदरवाइज ऐसा स्कोप चेंज जिसमें वो आपको कहें इस एरिया पे काम नहीं करना, आपने शुरू में उनसे क्या लिखवाया था, मुझे एक्सेस होगी, जो मैं इन्फॉर्मेशन मांगूंगा मुझे मिलेगी, मैं जो एरिया देखना चाहूँगा, तो वो शुरू के वादे से मुकर रहे हैं। तो ये वाली चीज़ को हम नहीं मानते। हाँ, हो सकता है कि वो एक ऐसी छोटी सी चेंज हो या एक ऐसा छोटा सा स्कोप लिमिटेशन हो जो आपको मटेरियल ना लगे, तो ऑडिटर के अपने दिल में मटेरियलिटी का तो एक मार्जिन होता है, वो उसमें खेल सकता है। डन। ISA 220 रिलेटिवली नया एरिया है, अक्सर लोगों का अच्छे तरह से तैयार नहीं होता, और कुछ लोगों ने कई दफ़ा क्या होता है कि साल पहले ऑडिट का इम्तिहान दिया होता है, फिर वो बाद में कुछ और पेपर दे के फिर साल बाद दोबारा आते हैं, तो वो कहते हैं ये क्या हो गया, नया स्टैंडर्ड आ गया। क्वालिटी ऑफ ऑडिट, एक ऑडिट की क्वालिटी कैसे अच्छी हो सकती है। मैं नॉर्मली कहता हूँ कि क्वालिटी किसी एक पैरामीटर से जज नहीं होती। फॉर एग्जांपल मैं इधर बहुत ही मेहनत करके रिवीजनिंग क्लासें दे के जो है वो पागल हो जाऊँ, साथ वाले कमरे में आपकी पास पेपर की अन्य व प्रैक्टिस हो रही हो और आपसे को पूछे हाँ भाई कैसी रही रिवीजन क्लास, आप कहें वो जो तख्ता था ना उसमें से आवाज़ बहुत आती थी, तो मुझे तो अच्छी क्वालिटी की सर्विस नहीं मिली, तो हम तड़प जाएंगे कि भाई मतलब क्या। तो आप कहेंगे सर मैं यूज़र हूँ, मुझे कमरे में खामोशी भी चाहिए, AC भी ठंडक करता हो, स्क्रीन भी चलती हो, लाइट जाए तो ऐसे तुरंत मिली सेकेंड के अंदर जो है ना फ़ौरन से वो चीज़ भी काम करती हो, माहौल भी अच्छा हो, और बाद में मुझे वीडियो रिकॉर्डिंग भी मिल रही हो और उसके मेरे से पैसे भी कोई ना मांग रहा हो। अगर ये सारे फीचर्स मौजूद हैं आपके पास तो फिर मैं कहूँगा SBI जो है वो अच्छा कॉलेज है। यानी कि अच्छाई के पैरामीटर्स हैं, अच्छी क्वालिटी के पैरामीटर्स में शायद एक एलिमेंट है कि थोड़ा बहुत टीचर भी अच्छा पढ़ा लेता हो, और बाकी पैरामीटर्स ये हैं कि कुर्सी खुली मिले। वैसे कुर्सी में तो हमने लुट मचा दी है, ये जो है ना मतलब इतनी लग्जरियस कुर्सी ना, इसको भी मैंने गायब कर देना, इस पर बच्चों को नींद आ जाती है। मैं बेंच डालना शुरू कर दी हूँ, पीछे बेंच रखे हुए, ठीक है। ये जो है ना ये बहुत बहुत अय्याश कुर्सी है, को 20-25 बच्चे बैठे हुए हों तो उनके लिए कुर्सियाँ मज़ेदार है, लेकिन जो है ना ये एक रेगुलर क्लास में ना इतना सुकून बच्चों को दे दिया तो वो तो सो जाएगा।
आप लोग तो प्लास्टिक की कुर्सियों पे बैठने के आदी हैं, तो ये तो इतना माहौल आपको मिल गया तो आप तो जो है ना, और मेरे सामने मुंह पे इनकार भी नहीं कर सकते क्योंकि मैं उन कमरों में भी पढ़ा के आया हुआ हूँ जहाँ प्लास्टिक की कुर्सियों में आप बैठे होते हैं, और इंतज़ामिया कहती है कि इसलिए प्लास्टिक की कुर्सी है कि आप जागे रहें। तो खैर बहरहाल ये है कि कंफर्ट देना जो है वो हमारी ख्वाहिश है, लेकिन अगर रमज़ान में उस कंफर्ट की वजह से लोग जो है वो उनको नींद आना शुरू हो गई तो हम उस कंफर्ट को अनकंफर्ट करने की कोशिश करेंगे। जी, रमज़ान में सवाब मिलेगा इस बात का कि रमज़ान में हमने आपको तालीम देने की कोशिश की, आपकी इबादत ख़राब नहीं हुई। भाई फॉर एग्जांपल आप सहरी करें और उसके बाद ऐसा सोएं कि अफ्तारी पे उठें, और उसके बाद घर वालों पे एहसान भी हो और अल्लाह पे भी एहसान हो कि मैंने तो इतना मुश्किल रोज़ा रखा है। तो ये ऐसे ही है जैसे लोग कहते थे सर वो कॉलेज में शब महराज की छुट्टी होगी, शब बारात की छुट्टी होगी, तो हम पूछते थे क्यों? सर असल में रात जाग के इबादत करनी है। तो हम कहते थे अगर रात जाग के इबादत करनी है और पूरा दिन सोते हुए गुजारना है तो आपने क्या कमाल कर लिया। बात तो तब हो कि आप रात में जाग के इबादत करें और दिन में अपनी बाकी सारे काम करें, तो फिर पता लगे कि यस आपने जो है वो वाकई ही कुछ आउट ऑफ द वे किया है। तो अगर आपने इबादत की उसके बाद 4 दिन तक आपके कमर के कड़ाके निकलते रहे और आप कहेंगे जी तो ये तो इसलिए रमज़ान में हमें सवाब मिलेगा आप लोगों को नींद से बचा के, ताकि आपको रोज़ा, मैं तो रमज़ान में एग्जांपल्स भी अक्सर जो है ना वो मीठे आइटम्स की, खाने पीने के आइटम्स की बहुत ज़्यादा देता हूँ ताकि रोज़े मजबूत हो जाएँ, पुख्ता हो, और जो है वो फिर बच्चे जो है वो उनको शाम तक, मैं बार बार याद आऊँ कि सर ने जो है ना भरी दोपहर को आइसक्रीम की एग्जांपल दे दी थी। तो वो खैर आप लोग तो बच गए हैं, आप तो आखिरी पेपर में, अब आपने जो है ना, अब आप फाइनल में आएंगे भी तो रमज़ान तब तक गुजर चुका होगा, तो ठीक है आप एक सेशन महफूज रह गए, अगली दफ़ा रमज़ान है। 220 क्वालिटी की बात कर रहे हैं। जैसे क्वालिटी के लिए ये है कि बैठने की कुर्सी भी आपको अच्छी चाहिए, क्लास में क्वालिटी भी अच्छी चाहिए, स्क्रीन भी नज़र आती हो, डिस्टर्बेंस भी ना हो, शोर भी ना हो, टीचर की आवाज़ भी प्रॉपर आ रही हो, टीचर जो लिख रहा है वो भी समझ आ रहा हो, और आपकी बाकी सारी एक्टिविटीज़ भी हो रही हो। तो इसका मतलब है क्वालिटी एक चीज़ नहीं होती, कई चीज़ों का मिक्सचर होता है। ये सारी तमहीद मैं इसलिए नहीं मान रहा था कि मैं को कॉलेज की मार्केटिंग कर रहा था, मैं बताना चाह रहा था कि ऑडिट की क्वालिटी में 6 फीचर्स होते हैं। यानी अगर मैं कहूँगा ना अच्छी क्वालिटी का ऑडिट, तो अच्छी क्वालिटी का वो ऑडिट नहीं होगा जिसमें बड़े अच्छे खूबसूरत से ऑडिटर ऑडिट करने आए होंगे, हम कहेंगे यार बड़ा चौकस ऑडिट हुआ, बड़ा चिकना सा ऑडिट था, बड़ा जो है ना वो प्यारे से लोग आए और भाई की जो है ना वो किताबें गिर गई, उन्होंने कहा चिकना ऑडिटर जी। तो कई दफ़ा क्या होता है कि ऑडिट अच्छे का मतलब ये नहीं है कि अच्छे लोगों ने ऑडिट किया। ऑडिट अच्छे का ये मतलब भी नहीं है कि साफ रिपोर्ट थी तो उसका मतलब अच्छा ऑडिट है। एक फर्म से पूछें अच्छा ऑडिट क्या होता है, वो फर्म कहती है अच्छा ऑडिट वो होता है जिसमें ये 6 फीचर पूरे हों। अच्छा ऑडिट वो है जिसमें लीडर ने अपनी जिम्मेदारी अदा की हो। अभी हम इन 6 को अलग अलग करके देखेंगे, ये स्टैंडर्ड इन 6 के बारे में है, 6ठे पे पहुंचेंगे स्टैंडर्ड मर जाएगा। लीडरशिप ने अपनी जिम्मेदारी अदा की हो, एथिकल रिक्वायरमेंट्स पूरी हुई हो, क्लाइंट की एक्सेप्टेंस कंटिन्यूस के वक्त के हमने सारे स्टेप्स पूरे लगाए हों, अच्छी टीम को असाइन करके भेजा हो, उन्होंने काम भी अच्छा किया हो और उनकी मॉनिटरिंग भी अच्छी हुई हो। तो असल में ऑडिट है ये एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। बट अच्छी क्वालिटी तब होगी जब एथिक्स भी पूरे हों। अच्छी क्वालिटी तब होगी जब आपने एक्सेप्टेंस के वक्त भी देखा हो कि सही लोगों को ऑडिट कर रहे हैं या नहीं। तब होगी जब आपका मॉनिटरिंग का डिपार्टमेंट हर वक्त देखता रहे कि कौन कहाँ थ्रेट है, उस थ्रेट का क्या सलूशन निकाला, उसको किस तरह से डील किया। अच्छी क्वालिटी का ऑडिट तब है जब ओनर जिम्मेदारी ले रहा हो, जब वो कहता हो कि हाँ भाई मैं चाहता हूँ कि मेरा ऑडिट बड़ा अच्छा हो। स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। ये 6 रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ किताब ने जो है ना वो ज़्यादा हमें तकलीफ देने की कोशिश नहीं की। उन्होंने एक लाइन में बात कर दी कि एंगेजमेंट पार्टनर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा ओवरऑल क्वालिटी। देखें अगर मैं एक टीचर हूँ और मेरे टीएस को पता हो कि सर ने क्या कि क्लास में क्वालिटी बड़ी अच्छी होनी चाहिए, टेस्ट बड़े आला नस्ल के होने चाहिए, किसी बच्चे के साथ जुल्म नहीं होना चाहिए, ऐसा ना हो वैसा ना हो। अगर एक टीचर इतना स्पेसिफिक है तो टीए टेस्ट बनाते हुए भी डरेगा, उसमें पास पेपर भी नहीं डालेगा। फिर मैं अगर उसे देखूंगा और मैं कहूँगा ये क्या किया, ये किस तरह से किया है, तो वो उसके ऊपर और ज़्यादा अलर्ट हो जाएगा कि भाई यहाँ तो जो टीचर है वो बहुत जिम्मेदारी ले रहा है। और एक क्लास में टीचर आके टीए से कि हाँ यार वो पर कुछ बच्चे आएंगे बस कुछ टेस्ट ले लू लेना बस ठीक है, कागज़ में ही लगाना होता है फाइल शाइल में। तो जब टीचर इतना ठंडा है तो टीए तो बिल्कुल ही लेट जाएगा, वो कहेगा लो जी अब तो मतलब बिल्कुल भी वाजिब नहीं है मेहनत करना। तो लीडर जिम्मेदारी अदा करे, पार्टनर अलर्ट रहे कि उसके अंडर जो ऑडिट हैं वो सही हो रहे हैं या नहीं हो रहे। भाई एक फर्म है जिसमें 40 ऑडिट्स हों, उसमें 4 पार्टनर हों, तो हर पार्टनर के पास 10 ऑडिट हैं।
हर पार्टनर अपने उन 10 के 10 ऑडिट्स को अच्छी क्वालिटी तब बना सकता है जब उस पार्टनर ने खुद जिम्मेदारी उठाई हो, और वो अक्सर लोगों से कहे यार मेरे ऑडिट में ये क्या हुआ, ये इस तरह से हुआ, ये इस तरह से हुआ। तो जब पार्टनर पर्सनली इन्वॉल्व होगा वो ऑडिट अच्छी क्वालिटी का होगा। तो सबसे पहले है कि जो दोस्त शावेद गवर्नेंस है वो अपनी जिम्मेदारी अदा करें। डन। सेकंड चीज़, रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट पूरी हो। ऐसा क्लाइंट जिस पे आप इंडिपेंडेंट है वहाँ पे आप अच्छा काम करेंगे, जिसमें आप इंडिपेंडेंट नहीं है वहाँ अच्छा काम नहीं होगा। वो क्लाइंट जहाँ इंटेग्रिटी, ये ऑब्जेक्टिविटी सारी बातें हुई हैं, वो क्लाइंट जिस पे जाने से पहले टीम मेंबर से साइन शाइन करवाए हैं, वो क्लाइंट जहाँ पे आपने हर तरह से देखा है कि कोई नॉन कंप्लायंस, कोई गड़बड़ है तो फ़ौरन से रिपोर्ट हो, जहाँ के थ्रेट्स के अगेंस्ट आपने अच्छे सेफगार्ड अप्लाई किए हैं, यानी कि जिसके ऊपर चैप्टर 13 अप्लाई किया है वो ऑडिट ऑटोमेटिकली अच्छी क्वालिटी का ऑडिट होगा। तो लीडर भी जिम्मेदारी अदा करता हो, एथिक्स भी पूरे हों। देन तीसरी चीज़, उस क्लाइंट को या उस एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करते वक्त की जिम्मेदारियां आपने पूरी की हों। ये दो अलग अलग बातें हैं, एक कहलाता है क्लाइंट रिलेशनशिप और एक कहलाता है ऑडिट एंगेजमेंट। सबसे पहले एक क्लाइंट आके कहता है कि जी मेरे पास आपके लिए एक काम है, करोगे? आप काम नहीं पूछते, पहले देखते हैं बंदा कैसा है, दहशतगर्द तो नहीं, ममनू इदारा तो नहीं, बेईमानी के बिजनेस तो नहीं करते, फ्रॉड तो नहीं करते, चालबाज तो नहीं है। हम उनकी स्क्रीनिंग करवाएंगे। स्क्रीनिंग इस मार्केट में उनके बारे में राय लेंगे, अपनी फील्ड के और प्रोफेशनल से पूछेंगे यार ये फलाना ग्रुप वाले हमारे पास आए हैं, कहते हैं हमारा काम कर दो, कैसे लोग हैं? अगर इनके पिछले ऑडिटर से रब्ता हो जाए तो क्या ही खूबसूरत बात है। तो हम पहले देखेंगे कि क्या एक क्लाइंट का हमें काम करना चाहिए। इसमें हम देखेंगे कि वो कैसे हैं, वो कैसे हैं क्लाइंट के अंदर, उनकी इंटेग्रिटी कैसी है, उनका बिजनेस कैसा है, उनके कोई फ्रॉड के मामला तो नहीं, उनका किस तरह का सेटअप है, फिर उनकी नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। उस नेचर ऑफ बिजनेस को मैं समझ सकूंगा या नहीं समझ सकूंगा। मैंने समझ लिया कि हाँ ठीक है, टेक्सटाइल की कंपनी है, टेक्सटाइल का मुझे गेमें समझ आती हैं, और ये फलाना 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 2-3 साहब हैं, इनका पास ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा है, पिछले ऑडिटर से भी मैंने पूछा, वो भी कहते हैं यार अच्छा ग्रुप है, साफ लोग हैं, इनके साथ कोई मसला नहीं। क्लाइंट एक्सेप्ट हो गया। अब सेकेंड लेवल है एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस। पहले मैंने उन्हें देखा था, मैं अपने आप को देखूंगा। क्लाइंट तो बहुत अच्छा है, वो मुझे कहता है टैक्स की सर्विस दो, मुझे टैक्स आता है नहीं आता, मुझे नहीं एक्सेप्ट करनी चाहिए। मेरे पास वो कंपिटेंस मौजूद है क्या, मेरे पास उतने रिसोर्सेज मौजूद हैं? उन्होंने कहा ऑडिट कर दो, करना 10 दिन में है। अब मेरे पास इतने बंदे ही नहीं है कि मैं 10 दिन में ऑडिट कर सकूं, या 10 दिन में मानता ही नहीं कि अच्छा टाइम है ऑडिट करने के लिए। तो इसका मतलब है कि उनकी इंटेग्रिटी और वो सारी चीज़ें देखने के अलावा अब देखना है कि क्या हम कंपिटेंट हैं, क्या हमारे पास कैपेबिलिटी है, क्या हमारे पास टाइम और रिसोर्सेज, ये सारी चीज़ें हैं। तो ऑडिट के दरमियान मुख्तलिफ तरह के इश्यूज़ भी साथ साथ आते हैं, वो बाद में, लेकिन हर वो ऑडिट जिसको एक्सेप्ट करते हुए आपने ध्यान से काम किया हो। फॉर एग्जांपल फर्म की पॉलिसी है जो नोटू आ रहा है पकड़ लो। अब एक क्लाइंट ने आके कहा जी वो मेरे पास एक काम है ज़रा मुश्किल, होने का यार बस बताओ पैसे कितने दोगे? सर लाख रुपए, बस ठीक है हो जाएगा काम। काम तो सुन लें, और यार वो उस वक्त बता देना, कर लेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें तो ठप्पा लगाना है। लेकिन एक फर्म जो एक्सेप्टेंस के वक्त तहकीक करती हो कौन से लोग हैं, उनका किस किस्म का काम है, फिर पलट के देखते हो हमारे लड़के कहाँ कहाँ मसरूफ़ हैं, हम लोग कितने ऑडिट्स कर रहे हैं, हमारे पास कितने रिसोर्स अवेलेबल हैं, हमारी कितनी कंपिटेंस है, हमें ये काम आता है नहीं आता, हमारे पास इस वक्त इतना टाइम भी अवेलेबल है या नहीं। तो जब इस लेवल पर आपने सोचा होगा तो वो ऑडिट थोड़ा बेहतर तो होगा। और ये अकेला फैक्टर थोड़ी है, कई फैक्टर मिलके। तो क्लाइंट रिलेशन और ऑडिट एंगेजमेंट, क्लाइंट की एक्सेप्टेंस और क्लाइंट की कंटिन्यूअस। एक्सेप्टेंस में भी आप देखते हैं, कंटिन्यूअस में ये तो पता है कि अच्छे लोग हैं, लेकिन जब वो कंटिन्यू कर रहे हैं तो क्या उस अगले साल मेरे पास टाइम है, क्या अगले साल रिसोर्सेज है, क्या अगले साल मेरे पास वो सारी कंपिटेंस है? हो सकता है मेरे कुछ बंदे छोड़ के चले गए हों। तो जब ये वाला काम अच्छे तरीके से हुआ होगा तो ऑडिट की क्वालिटी बेहतर हो जाएगी। देन एंगेजमेंट टीम अच्छी सेलेक्ट हुई हो। इंश्योरेंस को ऑडिट करना है, मेरी टीम में कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसको इंश्योरेंस का ही नहीं पता, जिसको इंश्योरेंस का पता हो। कम से कम मैनेजर, सीनियर, कोई एक ऐसा बंदा तो जिसने कभी ज़िंदगी में इंश्योरेंस पे काम किया हो। अगर पार्टनर को भी नहीं पता, मैनेजर को भी नहीं पता, किसी ट्रेनी को भी नहीं पता, तो अच्छा ऑडिट तो नहीं होगा। तो टीम की कंपोजिशन ऐसी हो कि उसमें हर कंपिटेंस के लोग हों। कुछ को वो रेलेवेंट इंडस्ट्री का काम आता हो, कुछ को वैसे अच्छा काम करना आता हो, कुछ सीनियर हो, कुछ जूनियर हो। अगर सारे सीनियर हुए तो काम कौन करेगा, और सारे जूनियर हुए तो जिम्मेदारी कौन लेगा? तो एक आइडियल टीम बनती है जिसमें जूनियर, सेमी सीनियर, सीनियर हर लेवल के लोग होते हैं। जूनियर अपने सेमी सीनियर से सीख रहा होता है, सेमी सीनियर अपने सीनियर से सीख रहा होता है, सीनियर मैनेजर से सीख रहा होता है, मैनेजर पार्टनर से सीख रहा होता है। तो पार्टनर और उसकी टीम मिला के ऑडिट टीम कहलाती है। ये ऑडिट टीम
कलेक्टिवली क्या कंपिटेंस रखती हो सकता है पार्टनर तूफानी कंपिटेंट हो, नीचे हल्के फुल्के रिसोर्सेज के साथ काम चल जाए। हो सकता है थोड़ा सा पार्टनर को पता हो, मैनेजर बहुत कंपिटेंट हो, काम चल जाए। हो सकता है मैनेजर पार्टनर दोनों के लिए सेगमेंट नया हो, लेकिन टीम में 2 सीनियर एक सेमी सीनियर और तीनों लोग ऐसे हों जिनको इंश्योरेंस का बहुत अच्छा पता है। तो एंगेजमेंट टीम की असाइनमेंट करते हुए आपने देखना है कि क्या कलेक्टिवली आपकी टीम इंटरनली एंड अलॉन्ग विद जहां आपको जरूरत पड़े एक्सपर्ट्स को मिला के क्या इस काबिल है कि वो अच्छा ऑडिट कर सकें, क्या इस काबिल है कि आप एक अच्छी रिपोर्ट दे सकें जो उस सिचुएशन में बनती है। डन। 5वीं सबसे गहरी चीज एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। एंगेजमेंट परफॉर्म भी बड़े अच्छे लेवल पे हुई हो, एंगेजमेंट का काम भी सही हुआ। एंगेजमेंट का मतलब है वो ऑडिट सही से हुआ हो। ऑडिट करना किसने है? टीम मेंबर्स ने। साइन किसने करना है? पार्टनर ने। जिम्मेदारी किसकी आनी है और काम किसने करना है? टीम ने। ये ऐसे ही है जैसे ये वाले भाई को मैंने भेज रहा हूँ कहीं पे कि आप जाके ऑडिट पढ़ा के आओ और बच्चे फेल हुए तो मेरी जिम्मेदारी। तो फिर मुझे क्या करना होगा? मुझे ना बहुत ज़्यादा सिखाना पड़ेगा। इन्होंने काम करना है और साइन किसने करने हैं? मैंने। जिम्मेदारी किसने लेनी है? मैंने। अब एक पार्टनर मजबूर है, पार्टनर के पास 10 ऑडिट है या ज़्यादा ऑडिट है, वो इतना टाइम नहीं दे सकता, वो हर ऑडिट खुद नहीं कर सकता, उसको टीम चाहिए। तो हर ऑडिट पे उसके 5-5, 6-6, 7-7 टीम मेंबर्स अगर मौजूद हैं तो उन टीम मेंबर्स ने काम करना है और जिम्मेदारी पार्टनर ने लेनी है। तो फिर पार्टनर क्या करेगा? पार्टनर उन्हें डायरेक्शन देगा, सुपरविजन देगा, रिव्यू करेगा। किताब बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करी, हल्की सी बात की, लेकिन मैं ये 4-5 फेजेस में थोड़ा सा फर्क बताना चाहूँगा। डायरेक्शन इस टीम को भेजने से पहले उनके साथ मीटिंग करें, उनसे क्या देखो आप इंश्योरेंस को ऑडिट करने जा रहे हो, इंश्योरेंस में स्टेट बैंक के ये रूल्स भी फॉलो करने होते हैं, प्रूडेंशियल रेगुलेशन फॉलो करनी होती हैं। ये वाली इंश्योरेंस कंपनी जिस पर आप जा रहे हो पिछले 4 साल से हम इसको ऑडिट कर रहे हैं, इनका पिछले 2 साल से ये वाला मसला बार बार आ रहा था, जाते साथ ही पहले तो ये काम करना। फिर इंश्योरेंस के बिजनेस में ये 3 एरियाज ध्यान से देखने होते हैं। इस तरह भाई टीम वाले तो बिल्कुल कोरे हैं और अक्सर तो प्रोबेशनर्स उनको कुछ नहीं पता, तो दिस इज गुड कि पार्टनर पहले दिन उनको अच्छा सिखाए, अच्छी डायरेक्शन दे दी डायरेक्शन, उनको काम पे भेज दिया। जब काम पे भेजा तो साथ से सुपरवाइज किया, बीच में चक्कर मारे, छापे मारे, यार वो मैंने कहा था ये एरिया शुरू करो, शुरू किया। अच्छा मैंने कहा था कोई प्रॉब्लम वो पूछा, मेरे से पूछा ही नहीं तुमने, ये चीज़ किस तरह से कर रहे हो, ये चीज़ किस तरह से कर रहे हो। तो टीम को भेजते हुए ट्रेन किया, दरमियान में सुपरवाइज किया, और जब उन्होंने काम कंप्लीट कर लिया तो उनको रिव्यू किया। साइन अगर मैंने करने हैं तो मैं कहूँगा हाँ भाई चलो भाई सारे लोग अपना अपना एरिया में जो दिखाओ वो अपने वर्किंग पेपर में दिखाएंगे, देखें जी ये इशू था, मैंने ऐसे रिजॉल्व किया, ये था, सारा कुछ है, हम देखेंगे। वो कहेगा अच्छा इस पर मुझे थोड़ा सा डाउट है, इस पर ज़रा क्लाइंट से ये 2 कागज़ पकड़ लो, वो 2 कागज़ पकड़ेगा, पार्टनर देखेगा, चलो ठीक है, हौसला हो गया कि इस बंदे ने अपना काम सही किया है। तो रिव्यू करे, काम खुद ना करे लेकिन काम करने से पहले डायरेक्शन दे, काम के दौरान सुपरविजन दे, काम हो जाने के बाद रिव्यू करे और थ्रू आउट कंसल्टेशन का मौका दे उन्हें। अपनी टीम से कह देखो मेरे से शर्माना मत, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं भयानक लगता हूँ, मैं ख़तरनाक आदमी हूँ, तुम ट्रेनी हो, तुम जो है वो एक गरीब आदमी हो, लेकिन ये फ़र्क दूर करो, जहाँ फंस जाओ मेरे से पूछ लेना। आपने पूछ नहीं लेना वाकई में, ठीक है, ये डायलॉग होता है। तो खैर कहने का मतलब है कि अगर पार्टनर एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर दे कि ट्रेनी को परेशानी हो, वो फ़ौरन से पार्टनर से कहे सर ये IAS 16 लगाते हुए मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं लैंड को बार बार डेप्रिशिएट कर रहा हूँ लेकिन मतलब कुछ हो ही नहीं रहा, कोई उसके क्यूमुलेटिव बैलेंस ही नहीं क्रिएट हो रहा, अकाउंट से मैच ही नहीं कर रहा। तो हो सकता है फिर पार्टनर आपको प्यार से समझाए कि बेटा IAS 16 ध्यान से पढ़ना था, पेपर के सवाल तुम्हें करने आते हैं लेकिन जो है ना थोड़ा सा तो ख्याल कर लेते, लैंड को तुमने उठा के डेप्रिशिएट कर लिया। तो हो सकता है आप इतने चैंपियन हो, आप कहें कि सर इफ्रिक फलाना के अंदर वो वाले पैरा की वो वाली एक्सेप्शन के तहत कभी कभी ज़मीन भी डेप्रिशिएट हो जाती है। भाईजान ऐसे भी होता है, तो मतलब ऐसे टैलेंटेड लोग भी होते हैं। तो फिर पार्टनर जो है वो कहेगा अच्छा मेरे स्टैंडर्ड्स तो वो 10 साल पहले के हैं, उसमें तो ऐसा नहीं लिखा हुआ। तो कभी कभी सीखने का मौका भी मिलता है पार्टनर को, लेकिन सिखाना नहीं है वाकई में, प्रैक्टिकली जज्बाती नहीं हो जाना। तो सम टाइम कंसल्टेशन से कुछ इश्यूज निकलेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे, कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आएंगे। स्टैंडर्ड कहता है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अगर जूनियर और सीनियर में है तो सीनियर की बात मानी जाएगी, सीनियर और मैनेजर में है तो मैनेजर की तरफ जाए। अगर टीम का पार्टनर से है तो वो कहते हैं आप अपनी फर्म की पॉलिसी देखिए वहाँ क्या लिखा है। फर्म की पॉलिसी नंबर 1 लिखी होगी पार्टनर्स ऑलवेज राइट, पॉलिसी 2 में लिखा होगा इफ पार्टनर्स रॉन्ग रेफर टू पॉलिसी नंबर 1, पार्टनर्स ऑलवेज राइट। तो
मतलब कहने का मतलब है कि ये अंग्रेज़ों ने लिखते हुए बहुत ही माहौल बना दिया कि जी बड़ी डायरेक्शन, सुपरविजन और गाइडेंस और ये काउंसलिंग, हर वक्त मशवरे दे रहा है, लोगों की बात सुन रहा है, तहम्मुल से बर्दाश्त कर रहा है, उनको मेंटोर कर रहा है, उनको गाइड कर रहा है। अगर वाकई ये सारे काम हो जाए ना तो ऑडिट बहुत तूफ़ानी हो जाए। ये आखिरी वाले काम की तरफ आते ही हमेशा नहीं होता। एक बार देखते हैं डायरेक्शन, सुपरविजन एंड परफॉर्मेंस में हम कहते हैं डायरेक्शन, सुपरविजन एंड परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, कंप्लायंस विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड और लीगल रिक्वायरमेंट्स हो, और ऑडिट रिपोर्ट जो इशू की जाए वो उन सर्कमस्टांस में बेहतर हो। यानी कि इन्होंने झटका कर दिया, इतनी प्यारे कॉन्सेप्ट को बस 2 लाइनों में उठा के साइड पे कर दिया। कोई बात नहीं, हम भी साइड पे कर देते, हमारा क्या जा रहा है। रिव्यू, अब चेक करना है उसने कि वर्क परफॉर्म इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स है या नहीं, सिग्निफिकेंट मैटर्स आइडेंटिफाई हुए हैं, क्या अप्रोप्रिएट कंसल्टेशंस ली हैं, क्या हमें किसी जगह नेचर टाइमिंग एक्सटेंट चेंज करने की ज़रूरत है, क्या वर्क परफॉर्म जो है वो सपोर्ट करता है कंक्लूजन्स को, क्या सारी चीज़ें एक दूसरे से रेजोनेट कर रही हैं, क्या एविडेंस सफिशिएंट अप्रोप्रिएट है कि वो रिपोर्ट को वो कर सके, सपोर्ट कर सके, और क्या एंगेजमेंट के जो मेन ऑब्जेक्टिव्स थे वो पूरे हुए। अगर उसे तसल्ली हो गई तो वो ईजी हो जाएगा, वो एक साफ ओपिनियन देने की तरफ आ सकता है। कंसल्टेशन में अगेन वही बात है कि उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि टीम आपस में कंसल्टेशन ले, सेटिस्फाइड हो कि लोग कंसल्टेशन लेते हैं और जो मशवरे होते हैं उनको लिखते हैं, फिर उन पर अमल भी करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ नंबर बनाने के लिए आके उससे बस मशवरे लिए और चला गया, ताकि पार्टनर के जहन में रहेगा यार बड़ा अच्छा बच्चा है, ये बार बार मशवरे मांगता है। तो उस पर अमल भी हुआ है या नहीं हुआ, क्या उनकी जो कंसल्टेशन से जो कंक्लूजन निकली हैं क्या वो आपस में एग्री करते हैं, क्या उसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया या नहीं। देन इन 4 के बाद एक 5वां एलिमेंट, ये हर दफ़ा नहीं होता, मैंने पीछे भी दिखाया था, डायरेक्शन, सुपरविजन, रिव्यू, कंसल्टेशन और कभी कभी एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। यानी कि लिस्टेड क्लाइंट्स में और कुछ ख़ास जगह पे जहाँ पे आप लोगों ने कुछ पैरामीटर सेट कर लिया हो। हर ऑडिट फर्म अपने सारे लिस्टेड क्लाइंट्स में अपने हर ऑडिट का QCR भी करवाएंगे, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। ICAP से नहीं करवाएंगे, अपने इंटरनल एक एडिशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट से करवाएंगे, जो वो नहीं होगा जिसने ऑडिट किया है। लिस्टेड में हमेशा करेंगे। उसके अलावा आप क्राइटेरिया रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप क्राइटेरिया रख लेंगे जो भी हमारा क्लाइंट 500 मिलियन से ऊपर के रेवेन्यू को होगा उसका करेंगे। क्राइटेरिया रख लें जो पहली दफ़ा हमारे पास आएगा उसका करेंगे। क्राइटेरिया रख लेंगे जो गवर्नमेंट का क्लाइंट होगा, तो कोई भी, यानी उन्होंने कहा कि लिस्टेड में आप हमेशा करेंगे, और कुछ क्राइटेरिया रख सकते हैं सिलेक्टेड एंगेजमेंट का जहां पे आप क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करें। तो फिर क्या होगा, आपकी फर्म में से क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर आए, ये पार्टनर को ऑडिट करे कि क्या पार्टनर ने अपना काम सही किया या नहीं किया। भाई हमने कह दिया पार्टनर टीम को डायरेक्शन दो, अब ये भाई साहब आके पूछेंगे पार्टनर से कि हाँ तुमने डायरेक्शन दी थी, बताओ कहाँ डॉक्यूमेंट हुई है, बताओ वो मीटिंग कहाँ हुई थी, उसके मिनट्स कहाँ हैं जिसमें तुमने लोगों को गाइड किया था, बताओ उसकी प्रेजेंटेशन कहाँ है। अच्छा, जब उन्हें मसला आया था तो उन्होंने तुमसे पूछा तो उसने कहाँ पूछा था, उसने कहा देखो कहाँ लिखा हुआ है, जो पूछा लिखा हुआ होना चाहिए। फिर उस पर जो तुमने मशवरा दिया था उन्होंने अमल किया था, दिखाओ कहाँ अमल हुआ है। तो टेक्निकली एक छोटा सा क्विक रिव्यू इसी ऑडिट का, यानी कि एक सेकंड रिव्यू और पार्टनर का रिव्यू हो रहा है कि उसने अपना काम सही से किया या नहीं किया। तो जब आपके एक ऑडिट पे एक सेकंड लेवल का रिव्यू भी आ जाएगा तो उसकी क्वालिटी बेहतर होगी। लेकिन अपनी ही फर्म का बंदा रिव्यू करेगा तो ये तो फेमिलियरिटी है, वो तो अपने दोस्त को गलत नहीं कहेगा जी। तो क्या हमें बाहर से बुलाना चाहिए? स्टैंडर्ड कहता है कि अपनी ही फर्म का बहुत अच्छा है। तो अपनी फर्म का पार्टनर कैसे अच्छा है कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के काम को चेक कर रहा है जी। बजट कम होता है, इन्होंने कहा बजट कम होता है, नहीं स्टैंडर्ड तो बजट पे नहीं सोचते ना। देखें, आप 5 पार्टनर्स एक बिज़नेस कर रहे हैं और आपको पता है कि ये वाले भाई के गलत फैसलों की वजह से और इनके क्लाइंट्स के साथ गलत सलूक करने की वजह से 1 करोड़ का नुकसान हो जाना है पूरी फर्म को, और आपको मौका मिला है कि आप चेक करें कि ये काम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अब इसमें फेमिलियरिटी साइड पे है, पैसा सबसे ऊपर आ गया ना, तो पार्टनर नहीं चाहेगा कि किसी दूसरे पार्टनर की गलती की वजह से हमारी फर्म बदनाम हो। तो जितना अच्छा रिव्यू उसी फर्म का पार्टनर करेगा उतना किसी ने नहीं करना, क्योंकि उसका इंटरेस्ट होगा कि हमारी फर्म की क्वालिटी इम्प्रूव हो, हम अच्छा काम कर रहे हो। नहीं बस वो है, इतनी जल्दी आ गए फाइनल के बच्चे। चलें, खैर ये बात समझ आई। तो अब क्या होगा, डिस्कशन ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर होगा एंगेजमेंट पार्टनर के साथ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का रिव्यू करेगा, प्रपोज ऑडिट रिपोर्ट देखेगा, वो देखेगा कि आप रिपोर्ट देने जा रहे हैं। ये हॉट ऑडिट होता है, हॉट रिव्यू होता है, यानी कि ऑडिट रिपोर्ट देने से पहले
एक कोल्ड रिव्यू होता है कि कभी भी बैठ के आराम से कोई 2 साल पुराना वो क्लाइंट के अकाउंट वो देखे और देखा कि कौन कौन से कागज़ नहीं है और फिर सबको बता दिया कि देखो यार पिछली दफ़ा जो गलतियाँ हुई हैं वो अगली दफ़ा नहीं होनी चाहिए। वो कोल्ड रिव्यू होता है। ये हॉट रिव्यू की बात हम करें। हॉट रिव्यू होता है कि ऑडिट अभी सर पे ऑडिट देना है, इस वक्त गर्मा गर्म वो तैयार है और आप उस वक्त आगे कि नहीं एक नट रिपोर्ट नहीं देनी, पहले मैं अपना रिव्यू करूँगा। तो थोड़ा सा जल्दी भी होती है, इमरजेंसी भी होती है। क्विकली देखा जाता है कि डिस्कशन, इश्यूज, प्रॉब्लम्स, कंक्लूजन सही से डील हुए या नहीं हुए। जब ये सारा कुछ हुआ तो लिस्टेड एंटिटीज़ के अंदर एडिशनली आपने इंडिपेंडेंस को अच्छी तरह से देखना है कि क्या इंश्योर हुआ था सही से, कंसल्टेशन सही से वो हुआ था, क्या डॉक्यूमेंटेशन से साफ नज़र आ रहा है कि हमारा वर्क परफॉर्म सही हुआ है या नहीं हुआ। फिर डिफरेंस ओपिनियन पे हमने बात की थी, अगर है तो आपने देखना है कि क्या सिलसिला है, फर्म की पॉलिसी प्रोसीजर उसके मुताबिक होगा। देन फाइनली एक अच्छा मॉनिटरिंग का सिस्टम होना चाहिए फर्म का। फर्म में एक ऑनगोइंग प्रोसेस हो जो हर क्लाइंट, हर आते हुए क्लाइंट के ऊपर काम करें, हर वक्त ये देखते रहें कि हमारी फर्म के सारे प्रोसीजर सही चल रहे हैं या नहीं चल रहे, हम किसी जगह गड़बड़ तो नहीं कर रहे, हम किसी क्लाइंट को सिलेक्ट करते हुए बहुत तेज़ी में सिलेक्ट करते हुए अपने प्रोसीजर्स भूल तो नहीं जाते, कई चीज़ें स्किप तो नहीं कर देते। तो एक अच्छा मॉनिटरिंग का सिस्टम हर वक्त काम करता रहे। यानी मॉनिटरिंग एक ओवरऑल डिपार्टमेंट, SFA ऑडिट के लिए नहीं है, आपकी फर्म का वो डिपार्टमेंट जो हर वक्त तमाम ऑडिट्स को देखता रहे और जहाँ जहाँ कुछ इश्यूज़ निकलें, जहाँ जहाँ थ्रेट हों तो चेक करे कि क्या उसके ऊपर काम हुआ था, क्या वो सारी चीज़ें। तो जब एक ऑडिट में ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी कि वहाँ पे लीडर ने अपनी जिम्मेदारी अदा कर दी, एथिक्स पूरे थे, एक्सेप्ट कंटिन्यू करते वक्त के स्टेप पूरे थे, आपने एंगेजमेंट परफॉर्म बड़े अच्छे लेवल पे की, एंगेजमेंट टीम की सिलेक्शन बड़ी अच्छी थी और ओवरऑल मॉनिटरिंग बड़ी अच्छी थी, तो आपका एक बड़ी अच्छी क्वालिटी का ऑडिट होगा। फाइनली आप डॉक्यूमेंट कर लें कि क्या क्या एथिकल इश्यूज़ आए थे, क्या क्या आपने उसके ऊपर काम किया था, कौन सी कंक्लूजन्स आई थी, क्या डिस्कशन हुई थी, एक्सेप्टेंस कंटिन्यूस का क्या रिजल्ट निकला था, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर देखे कि उसने क्या प्रोसीजर लगाए थे, वो किन कंक्लूजन्स पे पहुंचा और क्या उसको ये पता लगा कि ये रिपोर्ट इन सर्कमस्टांसेस में एक सही रिपोर्ट थी। डन। छोटी सी बिल्कुल 1-2 मिनट की डिस्कशन, एक छोटा सा एथिक्स का एरिया भी साथ अटैच है 1-2 सफ़े का। आप अगर उस एरिया को देखेंगे ना तो जो एक्सेप्टेंस और कंटिन्यूस में हमने बातें की हैं और जो एंगेजमेंट लेटर की एक्सेप्टेंस वगैरह के आसपास के स्टेप्स हैं वो उन्होंने रिपीट किए हैं। फिर वहाँ उसी तरह से वो प्रोफेशनल जजमेंट और उस तरह की बातें भी कर रहे होते हैं। वहाँ एक एडिशनल बस ये बात है कि जब आप एक नए ऑडिट को, क्लाइंट को एक्सेप्ट कर रहे हो तो आपने कोशिश करनी है कि पिछले चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब की बात हो जाए। आप उसको ख़त लिख के उससे पूछें कि टेल अस द रीज़न वाई वी शुड नॉट एक्सेप्ट दिस ऑडिट। तो हो सकता है वो रोते हुए आपको बताए कि मेरे पैसे खा गए ये, ठीक है। हो सकता है वो आपको बताए कि ये अच्छे लोग नहीं हैं, ये एंड तक अकाउंट्स नहीं प्रोवाइड करता, और हो सकता है वो आपको कहे यार ऑडिट एक्सेप्ट कर लो, इसमें कोई मसला नहीं। कॉन्फिडेंशियलिटी को भी जहन में रखना है और प्रोफेशनलिज्म को भी जहन में रखना है। तो आने वाला बंदा पिछले बंदे से रब्ता करके पूछने की कोशिश करे कि तुम्हें क्या मसला मसाइल हैं, और पिछला बंदा भी इंतहाई ईमानदारी से उसे सब कुछ सही बताए। अगर पिछले बंदे को वो रब्ता ना करने दे, आपका क्लाइंट की इजाज़त ज़रूरी है, क्लाइंट इजाज़त ना दे तो फिर आप ICAP से रब्ता करें, उनसे कहें जी ये वाला मसला मुझे बताएं। हर चार्टर्ड अकाउंटेंट जब निकलता है, छोड़ता है, तो वो एक रिप्रेजेंटेशन देता है जो ICAP को भेजता है। तो फिर वो रिप्रेजेंटेशन ICAP से मंगवा के पढ़ें कि उसने उस वक्त क्या दुख का इजहार किया था जब वो निकाला जा रहा था, और क्या अब ये क्लाइंट एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल आपका वो पिछला भाई आपको मना कर दे मत करो एक्सेप्ट, और आपको लगे कि वो पर्सनल हो रहा है, उसकी ज़ाती को रंजिश है, आप अगर ICAP से डिस्कस करते हैं, अप्रोप्रिएट अथॉरिटी से डिस्कस करते हैं, इफ़ यू हैव साउंड रीज़न, तो आप स्टिल उस ऑडिट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो इन्होंने ये मेन बात की है। उसके अलावा एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस वाली बातें फिर से रिपीट की हैं कि वो देख लो, इंटेग्रिटी देख लो, इलीगल बिजनेस तो नहीं करे, फलाना तो नहीं करे। तो इसमें जो एथिक्स वाले 2 सफ़े हैं आपने उसको क्विकली स्किम करना है। उसमें जो इंपॉर्टेंट एरिया है कि आने वाला और जाने वाला एक दूसरे से जो बातचीत कर रहे हैं वो क्या है। डन। तो यहाँ अब आपकी वो मगरिब ब्रेक, जिसके बाद आपका वो पास पेपर वाला सेशन जो कि आप बड़े शौक़ से, जोशो खरोश से, अकीदत और एहतराम से ले रहे हो। ठीक है जी, कल का